नमस्कार। इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5 देशों की यात्रा के आखिरी चरण में नामीबिया यात्रा की शुरुआत भव्य स्वागत के साथ हुई। अब से थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्टेट हाउस में औपचारिक स्वागत है और उसके बाद राष्ट्रपति नेटुम्बा नांदी नदैत्वा के साथ होगी द्विपक्षीय वार्ता। प्रधानमंत्री नामीबिया के संस्थापक जनक और प्रथम राष्ट्रपति दिवंगत डॉक्टर सैम नुजोमा को भी श्रद्धांजलि देंगे। दोनों देशों के संबंधों में 27 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये यात्रा निवेश, ऊर्जा जरूरतों और भारत नामीबिया के भविष्य के लिए बेहद अहम है। 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नामीबिया पहुंच गए हैं। नामीबिया पहुंचने पर पीएम मोदी का पारंपरिक डांस के साथ भव्य स्वागत हुआ। प्रधानमंत्री भी खुद को रोक नहीं पाए और उन्होंने खुद नामीबियाई पारंपरिक ढोलक बजाकर स्थानीय संस्कृति का सम्मान किया। पीएम मोदी अब से थोड़ी देर में राष्ट्रपति नंदी नदैत्वा के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। पीएम मोदी नामीबिया की संसद के संयुक्त सत्र को भी संबोधित करेंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम पड़ाव में नामीबिया में हैं। उनका वहां बड़ी संख्या में मौजूद भारतीय प्रवासियों ने स्वागत किया। इस दौरान बच्चों से लेकर बुजुर्गों ने पीएम मोदी के साथ संवाद किया। भारत और नामीबिया के संबंधों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये यात्रा बेहद अहम मानी जा रही है। एयरपोर्ट पर उतरते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नामीबिया की संस्कृति को सम्मान प्रकट किया। जिस तरह से उन्होंने खुद ही ढोल बजाकर इस सम्मान को दिखाया, साथ ही वहाँ मौजूद प्रवासी भारतीयों में बड़ा उत्साह दिखाई दे रहा है प्रधानमंत्री से मिलने का और उनके संबोधन को भी सुनने का। साथ ही साथ हमने देखा कि किस तरह से भारत और नामीबिया के संबंध दशकों पुराने हैं और ये संबंधों की यात्रा शुरू होती है जब नामीबिया को स्वतंत्रता भी नहीं मिली थी। तो ये संबंध बेहद पुराने हैं। किस तरह से 27 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यात्रा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये यात्रा इन संबंधों को नए आयाम पे जोड़ेगी, नए क्षेत्रों को जोड़ेगी सहयोग के। इसी पर विस्तार से बात भी करेंगे। हमारे साथ 2 मेहमान भी जुड़ेंगे। योगेश गुप्ता जी पूर्व वरिष्ठ राजनयिक हैं, हमारे साथ जुड़ जाएं। प्रोफेसर अजय कुमार दुबे स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज जेएनयू से, आप दोनों ही मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले आइए एक नज़र डालते हैं कि किस तरह से भारत और नामीबिया के लंबे संबंध रहे हैं, वो विभिन्न क्षेत्र जहां सहयोग को बढ़ाया गया है। भारत नामीबिया के लिए और नामीबिया भारत के लिए एक भरोसेमंद दोस्त रहा है। कोविड महामारी में भारत ने 30,000 कोविड वैक्सीन नामीबिया को भेजी थी। साथ ही खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में भी भारत नामीबिया का एक बड़ा सहयोगी रहा है। नामीबिया के खाद्य संकट से निपटने में भारत ने हमेशा नामीबिया की सहायता की है।
सितंबर 2024 में भारत ने नहावा शेवा पोर्ट से 1000 मीट्रिक टन चावल की खेप नामीबिया भेजी थी। यही नहीं, खाद्य संकट जब जब नामीबिया पे रहा है, भारत ने सहयोग किया है। मानवीय सहायता के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाती है ये तमाम एक तरह से पड़ाव, चाहे वो कोविड का संकट रहा हो या खाद्य सुरक्षा का संकट हो, भारत हमेशा से नामीबिया के साथ रहा है। अगर ऊर्जा और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में अगर देखें तो ये वो सहयोग के क्षेत्र हैं जहां ऊर्जा क्षेत्र में हरित हाइड्रोजन और सौर ऊर्जा में सहयोग की संभावनाएं दोनों ही देश तलाश रहे हैं। भारत के लिए नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और नामीबिया की प्राकृतिक संसाधन क्षमता के बीच सहयोग को बढ़ाने पर लगातार चर्चाएं जारी हैं। बेहद समृद्ध देश नामीबिया, तमाम इस तरह के संसाधनों में नामीबिया में रेलवे, सड़क और बंदरगाह परियोजनाओं में सहयोग को बढ़ावा देने पर दोनों देश बात कर रहे हैं। हम जानते हैं अफ्रीका के कई अन्य देशों में भारत बुनियादी ढांचे के विकास में सहयोग करता रहा है। वन्यजीव संरक्षण और पर्यावरण के क्षेत्र में भी दोनों देशों का सहयोग लगातार बढ़ा है और इसमें भी सहयोग एक महत्वपूर्ण पहल के साथ शुरू हुआ। हम जानते हैं कि किस तरह से वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में सतत जैव विविधता उपयोग पर समझौता हुआ था दोनों देशों के बीच में, और इस समझौते के बाद सितंबर 2022 में नामीबिया से 8 चीतों को कूनो राष्ट्रीय उद्यान में स्थानांतरित किया गया था। और इसी के साथ इसी पहल को आगे बढ़ाते हुए फरवरी 2023 में दक्षिण अफ्रीका से 12 और चीतों को स्थानांतरित किया गया। तो पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए भी दोनों देश लगातार सहयोग को बढ़ाते रहे हैं। भारत ने नामीबिया को बिग कैट अलायंस में शामिल होने का निमंत्रण दिया है। दोनों देश के बीच वन्यजीव संरक्षण में प्रोजेक्ट चीता 2 की शुरुआत हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा से विशेषज्ञों की ये तमाम उम्मीदें हैं कि इस पर हो सकता है दोनों देश आगे बढ़े। व्यापार और निवेश की अगर बात करें 2024 से 25 में व्यापार 568.40 मिलियन डॉलर रहा है और इस व्यापार को बढ़ाने के कई ऐसे क्षेत्र हैं जिसको लेकर लगातार बात हो रही है। खनन, ऊर्जा, बुनियादी ढांचा, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि और निवेश में सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। हीरा डायमंड इंडस्ट्री एक बड़ा क्षेत्र है जिसको लेकर ये उम्मीद की जा रही है कि इस यात्रा में कुछ बड़ा हो सकता है, दोनों देशों के बीच सहयोग को लेकर आगे बढ़े। भारत और दक्षिणी अफ्रीकी सीमा शुल्क संघ SACU के बीच एक तरजीह यानी PTA प्रायोरिटी ट्रेड एग्रीमेंट पर भी बातचीत जारी है और इसका समन्वयक नामीबिया ही है भारत के लिए। नवंबर 2023 में बाजरा उत्पादन और खपत को बढ़ावा देने के लिए भी एक संयुक्त आयोजन किया गया था। तो इस तरह के कई ऐसे बड़े प्रयास हैं जो भारत और नामीबिया लगातार कर रहा है। व्यापार और निवेश के ही क्षेत्र में रेयर अर्थ एलिमेंट्स और यूरेनियम की आपूर्ति पर भी बातचीत जारी है। क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर भी भारत और नामीबिया के बीच बातचीत जारी है। उम्मीदें जताई जा रही हैं कि प्रधानमंत्री की इस यात्रा में इस दिशा में भी कुछ ठोस होता दिखेगा। भारत नामीबिया के बीच डायरेक्ट डायमंड ट्रेड कॉरिडोर पर भी बातचीत जारी है। अभी भारत नामीबिया से जो डायमंड लेता है वो अन्य देशों के जरिए सीधे भारत तक नहीं पहुंचता है। तो क्या इस तरफ भी दोनों देश कुछ ठोस आगे कर सकते हैं या इस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं, इस यात्रा में ये सामने आएगा। भारत नामीबिया सूचना प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता केंद्र, इंडिया नामीबिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये एक महत्वपूर्ण कदम रहा दोनों देशों के बीच कैपेसिटी बिल्डिंग की दिशा में। डिजिटल कौशल विकास और तकनीकी सहयोग का ये आधार रहा है। कैपेसिटी बिल्डिंग के क्षेत्र में भारत नामीबिया और दक्षिण अफ्रीकी कॉन्टिनेंट में लगातार काम करता रहा है अफ्रीकी कॉन्टिनेंट में, और हम देखते हैं कि कई देशों के साथ इस क्षेत्र में सहयोग भारत का लगातार बढ़ा है। UPI डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो भारत का है उसको लेकर भी फिनटेक प्लेटफॉर्म पर भी चर्चाएं जारी हैं। इस दिशा में भी हो सकता है किसी तरह का कोई बड़ा समझौता या प्रगति देखने को मिले प्रधानमंत्री की इस यात्रा में। भारत के डिजिटल डिलीवरी मॉडल को नामीबिया में लागू करने की संभावना है। ये एक ऐसा भारत का मॉडल है जिसको ग्लोबल साउथ की एक तरह से विकास यात्रा में भारत हमेशा से कहता रहा है कि भारत का जो डिजिटल डिलीवरी मॉडल है वो इन देशों के लिए एक तो सस्ता भी है
और किफ़ायती भी है, साथ ही साथ उपयोगी रहेगा। भारत ने एक तरह से G20 के शिखर सम्मेलन से लेकर अभी तक ग्लोबल साउथ की आवाज़ को बुलंद किया है और विकास की रफ्तार में विकसित देशों के साथ, विकासशील देशों को साथ चलने की जो प्रतिबद्धता भारत की है, उसमें भी ये बहुत अहम है। रक्षा उत्पादों, रक्षा प्रशिक्षण की अगर बात करें, रक्षा उत्पादों और सेवाओं के निर्यात में भारत की बढ़ती क्षमता को साझा करने की संभावनाएं हैं। भारत रक्षा उपकरणों में एक बड़ा निर्यातक आज की तारीख में है। उस दिशा में भी भारत और नामीबिया के बीच कुछ समझौते होते इस दिशा में कुछ आगे बढ़ते हुए देखा जा सकता है। तो ये तमाम वो एक तरह से क्षेत्र है जिसमें भारत और नामीबिया लगातार काम कर रहा है, सहयोग को बढ़ा रहा है। फॉरेंसिक उपकरणों की आपूर्ति पर सहमति के बाद इस क्षेत्र में भी सहयोग को बढ़ाने की संभावनाएं हैं। तो ये वो क्षेत्र है जिसमें भारत नामीबिया लगातार आगे बढ़ रहा है। कैपेसिटी बिल्डिंग की अगर बात करें तो भारत नामीबिया आईटी उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना हुई है। इसमें तमाम स्टूडेंट्स को प्रशिक्षण दिया जाता है, स्किल डेवलपमेंट के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। $12 मिलियन की अनुदान सहायता से नामीबिया विश्वविद्यालय के ओंगवेडिया परिसर में एक भारत विंग की भी स्थापना की गई। तो ये तमाम वो शिक्षा के क्षेत्र में तमाम ऐसे कदम हैं जो उठाए गए हैं भारत और नामीबिया के बीच। शिक्षा और प्रशिक्षण के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच कई तरह के आदान प्रदान हो रहे हैं। प्रधानमंत्री की ये यात्रा इन तमाम क्षेत्रों में सहयोग को तो बढ़ाएगी ही, साथ ही साथ जो अभी तक तय क्षेत्र है, क्या उससे आगे बढ़कर भारत और नामीबिया अपने सहयोग को बढ़ाएंगे। डायमंड इंडस्ट्री एक बड़ा क्षेत्र है, क्रिटिकल मिनरल्स एक बड़ा क्षेत्र है, जिसे ये उम्मीद की जा रही है कि इस क्षेत्र में दोनों ही देश अब और मजबूती से आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ दो मेहमान जुड़ चुके हैं, योगेश गुप्ता, पूर्व वरिष्ठ राजनयिक, और प्रोफेसर अजय कुमार दुबे, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज JNU से। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है। और निशांत राय भी हमारे साथ जुड़ गए हैं विंडहॉक से। निशांत, सबसे पहले आप ही के पास आते हैं। अब से और थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का औपचारिक स्वागत होना है। कब तक ये तमाम कार्यक्रम शुरू होने जा रहे हैं? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने औपचारिक स्वागत के लिए जो स्वागत स्थल है वहां के लिए निकल चुके हैं और कुछ ही देर में हमें ये जो कार्यक्रम है वो देखने को मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी औपचारिक स्वागत के बाद जो फादर ऑफ नेशन नामीबिया है डॉक्टर सैम नुजुमा, उनको श्रद्धांजलि देने जाएंगे और नामीबिया के जो हीरोज हैं स्वतंत्रता संग्राम के, उनको भी श्रद्धांजलि देंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है यहाँ पे जो राष्ट्रपति हैं उनसे मुलाकात करेंगे और फिर उसके बाद संसद के दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित करेंगे। बेहद महत्वपूर्ण है आज का दिन और प्रधानमंत्री का जो कार्यक्रम है बेहद व्यस्तम कार्यक्रम है और लगातार एक कार्यक्रम के बाद एक कार्यक्रम है। सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है इन सबके बीच ऋतु भारत की जो बदलती छवि है। नामीबिया में मैं पिछले 2 दिनों से हूँ, विंडहॉक में हूँ और अभी मैंने परसों ही यहाँ पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी गया था, जहां पर मेरी लोगों से बात हुई थी, छात्रों से बात हुई थी। तो उन्होंने एक बात स्पष्ट की कि जिस तरीके से भारत ने अपना सुपर कंप्यूटर, अपनी टेक्नोलॉजी नामीबिया को दी है परम, और जिसको नामीबिया के साथ कोलैबोरेशन में अरूब शब्द जो यहाँ का शब्द है उसको जोड़ दिया है परम अरूब, उससे बहुत ज्यादा लाभ हो रहा है साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी को। और जो यहाँ के स्टूडेंट हैं भारत को एक टेक्नोलॉजी वाले देश के रूप में जानने लगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आज समझौता करेंगे, जैसा कि आप भी बता रही थी कि किन किन क्षेत्रों में समझौता होने की उम्मीद है, तो उसमें टेक्नोलॉजी एक बड़ी जो है वो जगह रखता है और खासकर UPI पेमेंट्स को लेकर भारत का लोहा दुनिया ने माना है और नामीबिया का सेंट्रल बैंक भी इसको लेकर आगे बढ़ रहा है। तो उम्मीद की जा सकती है कि बहुत जल्द नामीबिया में भी हमें ये रूप देखने को मिले। इसके अलावा भी कई सारे महत्वपूर्ण समझौते होने हैं नामीबिया में, जिनका जिक्र आपने भी किया था। कुछ सबसे बड़ी बात है क्रिटिकल मिनरल्स की, जिसको लेकर चर्चा है कि यूरेनियम जैसे तत्वों को लेकर समझौता किया जा सकता है। इसके अलावा हाइड्रोकार्बन, कुछ समय पहले नामीबिया में जो ऑयल रिजर्व मिले थे, ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि ऑप्शन के तौर पर भारत इसको जो है समझौते को आगे बढ़ाए। सबसे बड़ी बात है कि भारत की छवि नामीबिया के लिए एक ऐसे मुल्क की है जो केवल व्यापार नहीं करता बल्कि मानवता के साथ जो है मुल्क के साथ खड़ा रहता है। हमने नामीबिया की स्वतंत्रता की आवाज 1946 में उठा दी थी। 1990 में जब नामीबिया स्वतंत्र हुआ था, तब से लेकर हमारे आज तक अच्छे रिश्ते रहे हैं और इस बात को भली भांति से चाहे नामीबिया के पहले राष्ट्रपति हो चाहे वर्तमान राष्ट्रपति हो,
दोनों अगर ये बात कहते हैं तो सीधे तौर पर भारत का जिक्र करना नहीं भूलते। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 27 साल बाद नामीबिया की धरती पर आए, तो उम्मीद है कि द्विपक्षीय वार्ता में हमें कई सारी चीजें ऐसे देखने को मिलेंगी। और नामीबिया इस बात को अच्छे तरीके से समझता है कि अगर वो भारत के साथ आगे बढ़ेगा तो दोनों देशों का ग्रोथ तो है ही, और साथ में सांस्कृतिक जो रिश्ते हैं वो और ज्यादा मजबूत होंगे। जी निशांत, अब हमारे साथ बने रहिएगा। दो विशेष मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। योगेश गुप्ता, पूर्व वरिष्ठ राजनयिक। एम्बेसडर योगेश, आप ही के पास आना चाहेंगे। और 27 साल में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यात्रा है। भारत और नामीबिया एक दूसरे के लिए भरोसेमंद दोस्त हैं। कितना अहम और क्या मायने आप देखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नामीबिया यात्रा? देखिए, मेरे ख्याल से ये विजिट जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में थोड़ा सा हमारा ध्यान जो है वो अफ्रीकन कंट्रीज और जो बाकी डेवलपिंग कंट्रीज है उस पर थोड़ा शायद कुछ कम हुआ है, रिलेटिवली स्पीकिंग, एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज। और चाइना ने जो है वो काफी वहां पर अपनी रीच फैलाई है। चाइना जो है वहां पे बिगेस्ट उनका ट्रेडिंग पार्टनर बन गया है अफ्रीका का। इन्वेस्टमेंट्स के क्षेत्र में भी जो है चाइना काफी आगे है हमसे अफ्रीका में। तो देखिए, जो बदलते भारत की छवि है कि पहले देखिए जो एक इंडिया था, हमने शुरू से नामीबिया का जो है फ्रीडम स्ट्रगल सपोर्ट किया। वहाँ एंटी अपार्थाइड जो है प्रोग्राम जो हो रहा था अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में, उसको हमने सपोर्ट किया। तो डीकोलोनाइजेशन, अपार्थाइड में शुरू से हम उनके साथ थे। उसके बाद धीरे धीरे जब उनका वो डेवलपमेंट वाला प्रोसेस शुरू हुआ तो उसमें भारत हमेशा साथ रहा। लेकिन अभी पिछले सालों में भारत जो है देखिए कई क्षेत्र में एक मेजर इकोनॉमी, मेजर पावर के रूप में जो है उभर के आया है। चाहे वो रिन्यूएबल एनर्जी है, या फिर वो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज है, या एनर्जी का क्षेत्र है, या फिर जिसे कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर है, डिजिटल पेमेंट्स है। तो इन सब में जो है काफी स्कोप है कि हम इन मुल्कों के साथ जो है वो कोऑपरेट करें, अपनी कोऑपरेशन बढ़ाए। तो यही प्रयास है प्रधानमंत्री जी का। और इसके अलावा देखिए जो स्ट्रेटेजिक क्षेत्र है, जैसे लिथियम का रेयर अर्थ है, रेयर अर्थ मेटल है, या यूरेनियम है, या और जो है वो रेयर अर्थ मेटल्स हैं, उनमें जो है इन कंट्रीज में काफी रिजर्व्स वगैरह है। तो ये इम्पोर्टेंट है कि उन रिजर्व्स में उनके साथ मिलके जो है हम कोऑपरेट करें, उसको यूज कर पाए, वहां से इंपोर्ट्स कर पाए। क्योंकि इन रेयर अर्थ एलिमेंट्स पर जो है धीरे धीरे और मुल्क जो है जैसे चीन वगैरह है वो पाबंदी लगाते जा रहे हैं। तो हमें जो है अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इंडस्ट्री के लिए जो है इन मिनरल्स की ज़रूरत है, रेयर अर्थ मेटल्स की ज़रूरत है। तो हमें नामीबिया और जो मुल्क है उनके साथ कोऑपरेशन बढ़ाकर अपने लिए जो है मिनरल्स को सिक्योर की क्वांटिटी लेनी पड़ेगी। तो उसके लिए भी जो है ये बहुत अच्छा कदम है। तो कुल मिला के जो है बहुत अच्छे टाइम पर ये विजिट हो रहा है और इससे हमें बहुत सहायता मिलेगी। जी प्रोफेसर अजय, एम्बेसडर ने कहा कि बहुत अच्छे टाइम पर, टाइमिंग की अगर बात करें 27 साल के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये यात्रा है। ये 27 साल का अंतराल क्या भारत को एक ये मौका भी देता है कि तमाम ऐसे क्षेत्र, खासकर अगर हम डायमंड इंडस्ट्री की बात करें, एक डायरेक्ट डायमंड ट्रेड कॉरिडोर बनाने के संदर्भ में भारत लगातार नामीबिया से बात करता रहा है। क्या आज इतने समय के बाद एक बदलते वर्ल्ड ऑर्डर में भारत एक मजबूत अर्थव्यवस्था है, भारत में अपार संभावनाएं हैं, भारत का टेक्नोलॉजी में जो एक अपर हैंड है, क्या आपको लगता है कि उस दिशा में क्रिटिकल मिनरल्स और फिर डायमंड इंडस्ट्री में लेकर जो भारत चाहता है वो नामीबिया को समझा पाएगा और एक सहमति तक पहुंच पाएगा? बिल्कुल, भारत का संबंध नामीबिया से बहुत ही पुराना है और बहुत ही सुदृढ़ संबंध था। पिछले दिनों जब अपार्थाइड के टाइम में नामीबिया पे साउथ अफ्रीका का कंट्रोल था और जब वो इंडिपेंडेंस के लिए फाइट कर रहे थे, तब हमने उनको बहुत ही ज़्यादा स्केल पे सहायता किया था। सैम नुजोमा को हमने रिकॉग्नाइज किया था और उनके इंडिपेंडेंस से पहले से हम बहुत उनके साथ जुड़े हुए थे, बहुत एग्रेसिवली जुड़े हुए थे। आज जब भारत
विश्व के तरफ देख रहा है, अब विश्व जब भारत के तरफ देख रहा है, भारत के नेतृत्व को मान रहा है, उसमें इम्पोर्टेंट नामीबिया का बढ़ जाता है, क्योंकि इसके जो दो पड़ोसी देश हैं साउथ अफ्रीका और अंगोला, उनके साथ भारत के बहुत ही सुदृढ़ संबंध हैं और पिछले कुछ दशकों से हमारा उनके साथ विजिट भी काफ़ी हो रहा है। जैसा कि आपने देखा कि अभी रिसेंटली अंगोला के प्रेसिडेंट इंडिया में आए हुए थे। तो जो एक भारत की नई एक जो नीति है कि अफ्रीकन कंट्रीज के साथ हमें हाई लेवल विजिट्स एक्सचेंज करने हैं, क्योंकि ये उनका पुराना डिमांड था। और जैसा कि बताया गया कि नामीबिया में बहुत सारे ऐसे खनिज हैं जिसको भारत की ज़रूरत है। जो विकसित भारत बनने वाला है उसमें रेयर अर्थ, यूरेनियम, डायमंड और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो भारत के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। और नामीबिया एक ऐसा देश है जो किसी भी चाहे वो पश्चिम के देश हों, चाहे वो रशियन ब्लॉक्स हों, किसी के साथ बंधा हुआ देश नहीं है। ये एक ऐसा देश है जिसके साथ अगर हम संबंध बनाएं तो बहुत सारी संभावनाएं हैं जिसको हम प्राप्त कर सकते हैं। और ये जो विजिट जो प्राइम मिनिस्टर का है भारत की इस नीति के अंतर्गत कि हाई लेवल विजिट अफ्रीकन कंट्रीज में किए जाएं और उनसे सीधा संपर्क हाई लेवल पे बनाया जाए, और जो भी एक दूसरे के लिए जो कम्प्लीमेंट्री रिसोर्सेज हैं, टेक्नोलॉजी हैं, नो हाउ है, उनको एक दूसरे को हम ट्रांसफ़र करके और जो एक दूसरे के फ़ायदे की जो संबंध हो सकते हैं उसको हम सुदृढ़ करें। जी, अब निशांत, जिस तरह से हमारे मेहमान भी कह रहे हैं, आप भी बता रहे हैं कि ये जो तमाम क्षेत्र हैं जिन्हें लेकर सहयोग आगे बढ़ सकता है, लेकिन अगर हम भारत और नामीबिया के एक पुराने संबंधों की बात करें, ये संबंध तब से हैं जब नामीबिया अपना संघर्ष कर रहा था स्वतंत्रता का, और स्वतंत्रता के संघर्ष और आज़ादी के बाद भी नामीबिया के साथ सांस्कृतिक संबंध, रणनीतिक राजनयिक संबंध बने रहे हैं और एक अच्छे संबंध कहे जाएंगे। ऐसे में क्या एक इतने लंबे समय अंतराल के बाद इस यात्रा से भारत को किस तरह से नामीबिया से सहयोग में नए क्षेत्रों के विकल्प, यानी अगर हम डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की भी बात करें, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भारत एक बड़ा सहयोग नामीबिया को दे सकता है, नामीबिया के आने वाले विकास यात्रा में शामिल हो सकता है। तो जहां एक तरफ भारत के लिए क्रिटिकल मिनरल्स बेहद ज़रूरी हैं अपनी विकास यात्रा को जारी रखने के लिए, तो नामीबिया के लिए भी भारत का साथ बहुत ज़रूरी है। देखिए, भारत इस बात को भली भांति समझता है और मैंने अभी उदाहरण दिया था जैसे कि अपने सुपर कंप्यूटर परम का, और उसका उदाहरण इसलिए मैं पूरी तरीके से बताना चाहूंगा कि भारत ने यहाँ पर सेंटर फॉर एक्सीलेंस की स्थापना की है नामीबिया की साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी में। सबसे बड़ी बात है कि ये पूरा जो कार्यक्रम है भारत के द्वारा तोहफे में दिया गया है। वहां पर जो पूरा टेक्निकल सपोर्ट है वो भारत के द्वारा दिया गया और भारत से यहाँ पर कुछ लोगों को भेजा गया जिन लोगों ने यहाँ पर सेंटर फॉर एक्सीलेंस की स्थापना की। फिर यहाँ से 6 नामीबियाई लोगों को भारत बुला के पुणे में ट्रेनिंग दी गई ताकि अपने यहाँ छात्रों को एडवांस टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ा सके। इस तरीके से भारत ने प्रयास किया और सबसे बड़ी बात है कि ये पूरा प्रयास व्यापार नहीं था, केवल सहयोग था भारत की तरफ से। लेकिन अब नामीबिया को ये पूरी तरीके से यकीन है कि व्यापार और सहयोग देने वाले मुल्कों में बहुत बड़ा फर्क होता है। भारत व्यापार के साथ साथ सहयोगी मुल्क भी है और डिजिटल सहयोग की अगर बात की जाए तो यूपीआई जो है वो बहुत जल्द नामीबिया में देखने को मिलेगा। यूपीआई और बात की जाए तो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और नामीबिया के सेंट्रल बैंक में हो सकता है कि समझौता हो जिसको लेकर भविष्य में नामीबिया में यूपीआई का इस्तेमाल देखने को मिले। और यूपीआई ने जिस तरीके से दुनिया में लोहा मनवाया है डिजिटल ट्रांजैक्शन को लेकर, वो एक बड़ी बात है। इसके अलावा भी अगर बात की जाए डिजिटल युग की तो डिजिटल तमाम जो आईटी सेक्टर है उसको लेकर भी चर्चा की जा सकती है और नामीबिया को काफी उम्मीदें हैं भारत से। और भारत की एक से एक बड़ी आईटी फर्म, चाहे इन्फोसिस की बात की जाए, विप्रो की बात की जाए, इन सभी ने पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवाया है। ऐसे में नामीबिया भी इस बात को अच्छी तरीके से समझता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 27 साल बाद आए हैं तो उम्मीद की जा सकती है कि नामीबिया इस दिशा में भारत के साथ आगे बढ़े।
जी, अब निशांत, अंत में आपसे सिर्फ जानना चाहेंगे, वन्य जीव संरक्षण को लेकर और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी दोनों देश महत्वपूर्ण सहयोग के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हम जानते हैं कि कूनो नेशनल पार्क में किस तरह से नामीबिया के चीते पहुंचे थे। क्या प्रोजेक्ट चीता 2 की तरफ कुछ बढ़ा जा सकता है? क्या बिग कैट अलायंस की तरफ भारत और नामीबिया, भारत ने निमंत्रण दिया है, क्या नामीबिया उस पर कोई सहमति जाहिर कर सकता है? देखिए, बिल्कुल इसमें आगे बढ़ा जा सकता है, क्योंकि हम जो चीते लाए थे अब उनकी संख्या बढ़कर 12 हो गई है कूनो नेशनल पार्क में। तो ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि हम इस प्रोजेक्ट में आगे बढ़े और नामीबिया और भारत दोनों ही पर्यावरण को लेकर अच्छे साझेदार के तौर पर उभरे हैं और वन्य जीव संरक्षण को लेकर दोनों ही मुल्कों में एक अच्छी भावना रही है। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से जलवायु परिवर्तन को लेकर नामीबिया और भारत वैश्विक मंच पर एक साथ नजर भी आते हैं, तो ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि जो प्रोजेक्ट चीता 2.0 है वो हमें देखने को मिल सकता है। और इसके अलावा भी कई सारे समझौते जो हैं वन्यजीव संरक्षण को लेकर वो भारत और नामीबिया के बीच हो सकते हैं। बस इंतजार करना होगा आज जब ये MOU साइन होंगे कि आखिर किन किन मुद्दों पर भारत और नामीबिया साथ आ रहे हैं। जी हाँ, बेहद अहम होगा द्विपक्षीय वार्ता दोनों ही देशों के बीच। धन्यवाद निशांत, अभी तक के लिए जुड़ने के लिए हमारे साथ। प्रोफेसर, हम आपका रुख करेंगे और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि भारत की सॉफ्ट डिप्लोमेसी, बिग कैट अलायंस के लिए निमंत्रण भारत ने दिया है, साथ ही वन्य जीव संरक्षण को लेकर ये उम्मीद की जा रही है कि प्रोजेक्ट चीता 2 पे हो सकता है कुछ चीज़ें आगे सामने आए आज द्विपक्षीय वार्ता के बाद। आप किस तरह से भारत की इस पहल को देखते हैं? ये भारत की जो नीति है उसमें बिल्कुल फिट बैठती है और इससे इन दोनों देशों का जो कोऑपरेशन है वो हमारी जो इस दिशा में कदम है उसको मजबूत करेंगी। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि भारत जो अभी नामीबिया के तरफ देखेगा और जो उसकी उम्मीदें हैं वो नए चीज़ों की तरफ है, नए आयाम की तरफ है। साउथ अफ्रीका से अभी रिपोर्ट आ रही है कि वो पाकिस्तान के तरफ कोशिश कर रहा है कि वहाँ के एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस और उनके ऑफिसर को, आर्मी ऑफिसर, एयरफोर्स ऑफिसर को पाकिस्तान ट्रेन करें। तो इनकी भी जो ज़रूरतें हैं हमें उनको पहचाननी होगी और उनके पास हमें अपने प्रपोजल लेके जाने होंगे, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो ये दूसरे देश आके इन चीज़ों में अपनी बढ़त बना लेंगे। और भारत के पास अभी डिफेंस कोऑपरेशन की एक नई इनिशिएटिव है और इसलिए भारत को मैं देखता हूं कि ये पर्यावरण के साथ साथ जो नई चीज़ें इन देशों को चाहिए, जो ये मांग रहे हैं, जो इनकी डिमांड है उसको पता करें और उसमें जो अपनी नीति है, अपनी जो स्ट्रेंथ है उसके साथ उनसे जुड़ें। और डिफेंस इस मामले में मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ समझता हूँ, क्योंकि नामीबिया का किसी भी ब्लॉक से कोई डिफेंस कोऑपरेशन एज सच नहीं है और भारत उसमें बहुत ही आगे तक पहल ले सकता है। जी, एम्बेसडर योगेश, जिस तरफ प्रोफेसर साहब इशारा कर रहे हैं कि डिफेंस का एक ऐसा क्षेत्र हो सकता है जिसमें नामीबिया के साथ भारत अपने सहयोग को और बढ़ा सकता है। जिस तरह से भारत आज रक्षा उपकरणों में एक बड़ा निर्यातक के तौर पर दिख रहा है, आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहा है, उसमें कई ऐसे देश जुड़े हैं और जब ग्लोबल साउथ की आवाज़ को और मजबूत करने की बात करता है तो रक्षा क्षेत्र भी एक बड़ा क्षेत्र है। जी, आपने बिल्कुल सही कहा रितु जी। देखिए, भारत की जो स्ट्रेंथ है वो अब डिफेंस क्षेत्र में बिल्कुल साफ तौर पर जो है वो नजर आने लग गई है। अभी देखिए, ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो पाकिस्तान में चाइनीज इक्विपमेंट और अमेरिकन इक्विपमेंट होने के बावजूद जो है भारत ने एक बहुत करारा जवाब दिया और भारत ने ये दिखा दिया कि वो किसी भी एयरफील्ड में, किसी भी एरिया में जो है पाकिस्तान में जाने में सक्षम है और उसको डिस्ट्रॉय करने में, उसको अटैक करने में सक्षम है। इसी तरह से देखिए, आज की तारीख में भारत जो है अपने एयरक्राफ्ट कैरियर बना रहा है, बड़े बड़े जहाज बना रहा है, सबमरीन्स बना रहा है, अब न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स बनाने की बात हो रही है। उसके अलावा जो है कई तरह के हेलीकॉप्टर्स, मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स वगैरह बनाने की बात हो रही है। एयरक्राफ्ट, फाइटर एयरक्राफ्ट जो है कई रेंज टाइप्स के फाइटर एयरक्राफ्ट जैसे मिग है, सुखोई है, ये सब बनाने की बात हो रही है। तो ये इस सबसे जो है मतलब भारत जो है वो इन देशों के साथ
एक जिसे कहते हैं एक रिलायबल सोर्स ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट जो है सप्लाई करने का वो कोशिश कर सकता है। हमारा देखिए इक्विपमेंट जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज के लिए बहुत अच्छा है, क्वालिटी में अच्छा है, पैसों में सस्ता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि देखिए कल्चरली जो है अफ्रीका और इंडियन कंट्रीज में काफ़ी आपस में सिमिलैरिटीज है। हम दोनों जो है हमारे लोगों ने एक साथ मिलके हम लोगों ने काम किया है, स्ट्रगल किया है 70-75 साल। तो हम जो चीज़ कहते हैं, हमारे डिफेंस एक्सपर्ट्स जो है इन कंट्रीज में जा रहे हैं, जैसे नामीबिया है, ज़ाम्बिया है और जो डेवलपिंग कंट्रीज है अफ्रीका के, हमारे डिफेंस एक्सपर्ट्स वहाँ ट्रेन कर रहे हैं। तो इसलिए हमारे से अगर वो डिफेंस इक्विपमेंट लेते हैं तो उसको यूज़ करने में जो है इनको बहुत आसानी होगी। तो उम्मीद यही है कि कमिंग ईयर्स में जो है भारत एक रिलायबल सप्लायर ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट जो है वो इन कंट्रीज को दे सकता है और उसका मेंटेनेंस वगैरह जो है उस सब में भी हेल्प कर सकता है। तो ये एक बहुत प्रॉमिसिंग एरिया है। जी प्रोफेसर अजय, नामीबिया की जब हम बात करते हैं रणनीतिक तौर पर और अगर हम स्ट्रेटेजिकली देखें, नामीबिया को किस तरह से अन्य देश और खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा को चीन की अगर ना भी बात करें तो भी इस बदलते वर्ल्ड ऑर्डर में नामीबिया के साथ भारत का संबंध, ग्लोबल साउथ की साउथ साउथ कोऑपरेशन की जब हम बात करते हैं और कई मंचों पे ग्लोबल साउथ के साथ या फिर अफ्रीकी कॉन्टिनेंट में तमाम और देशों के साथ सहयोग को आगे बढ़ाने में और जो सामूहिक मंच हैं अफ्रीकी कॉन्टिनेंट के देशों के जो आर्थिक मंच हैं उनमें भारत की भागीदारी को बढ़ाने के लिए नामीबिया की भूमिका को आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि भारत के साथ सहयोग जब बढ़ेगा तो कई और रास्ते खुलेंगे भारत के लिए। बिल्कुल, नामीबिया एक ऐसा देश है जिसके साथ जो हमारे संबंध हैं उसके बहुत सारे पोटेंशियल्स अभी तक हम इस्तेमाल नहीं कर पाए हैं और बहुत ही आगे बढ़ सकते हैं ग्लोबल साउथ की दिशा में और ऐसे एरियाज में जहाँ पे नए संबंध स्थापित करके भारत उन देशों के साथ भी अपनी साझेदारी मजबूत कर सकता है जहाँ पे हमारी पहुँच नहीं है। जैसा कि जो भारत और अफ्रीका के संबंध हैं, खास करके जो ट्रेड में है, 90% हमारे जो ट्रेड हैं वो सिर्फ 10 कंट्रीज के साथ हैं, जबकि अफ्रीका में 55 देश हैं। तो बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनके साथ हमारी बहुत ही हाई पोटेंशियल है, लेकिन हम उनके साथ अभी तक उस तरह से नहीं जुड़ पाए हैं। वो जुड़ना चाहते हैं, हमारी इनिशिएटिव की ज़रूरत है एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी की ये विजिट जो है उसी डायरेक्शन में है कि हमारे 47 वहाँ पे मिशंस हैं, इतने 55 देश हैं और 10 कंट्रीज के साथ हमारे सारे ट्रेड जो कि 100 बिलियन के आसपास है वो कन्फाइंड है। तो अगर नामीबिया जैसे कंट्री के साथ जिसके पास क्रिटिकल मिनरल, यूरेनियम, डायमंड और भी बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, मैरीन कोस्ट का कंट्री है, तो हम उसके साथ संबंध बढ़ा करके जो बगल के भी जो 2 देश हैं अंगोला, साउथ अफ्रीका, वो पूरे एसएडीसी का जो ब्लॉक है उसमें हम बहुत हद तक अपनी पहुंच बना सकते हैं और ये इंडिया अफ्रीका के रिलेशंस को, इंडिया अफ्रीका फोरम समिट को आगे बढ़ाने में बहुत ही मदद करेगा और साथ साथ ये ग्लोबल साउथ के डायरेक्शन में भी एक इम्पॉर्टेंट स्टेप होगा, क्योंकि हम एक बहुत बड़े गैप को फिल कर सकते हैं। जी प्रोफेसर योगेश, हम देख रहे हैं कि क्रिटिकल मिनरल्स के एक तरह से उस पर अपने कब्जे को नहीं, लेकिन उसको लेकर जिस तरह से चीन का पूरा रुख रहा है वो पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा चुनौती बनता दिखाई दे रहा है। ऐसे में भारत जब आने वाले समय में विकसित भारत 2047 तक की बात करता है और स्वच्छ ऊर्जा की बात करता है और साथ ही साथ विकास के कई नए बड़े आयाम की तरफ भारत जब देखता है तो उसमें लिथियम जैसे कोबाल्ट और रेयर अर्थ एलिमेंट्स की जो ज़रूरत है, ग्रीन इकोनॉमी का ये आधार है। ऐसे में भारत को भी अपने नए विकल्प तलाशने होंगे। नए विकल्प तलाशने में क्या भारत दुनिया को भी एक बड़ा संदेश दे रहा है? क्या एक रणनीतिक संदेश भी भारत दे रहा है? जी हाँ, बिल्कुल रीतू जी, आपने ठीक कहा, क्योंकि देखिए चीन का जो रुख है इस वक्त, चीन ने जो है वो कई चीज़ों जो है भारत को एक्सपोर्ट करनी बंद कर दी है।
क्योंकि चीन जो है इस बात से नाराज है कि कुछ ये जो आईफोन्स वगैरह जो है इसकी चाइना से थोड़ा इंडिया आ गई है, तो उससे जो है वहाँ पर आईफोन्स बनने कम हुए हैं। तो चीन नहीं चाहता कि भाई रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के क्षेत्र में भारत जो है वो कुछ भी मतलब आगे आए, या भारत में ज़्यादा उसकी प्रोग्रेस हो, या कंपनीज जो है इंटरनेशनल कंपनीज जो है वो चीन से भारत में शिफ्ट हो। तो इसलिए जो है चीन हम ये रोक लगा रहा है। और इसके लिए अब ये ज़रूरी हो गया है कि जो ये लिथियम और कोबाल्ट जैसे रेयर अर्थ मेटल्स हैं, इनके लिए हम एक और इंडिपेंडेंट रिलायबल सोर्सेज जो है वो ढूंढे। और नामीबिया देखिए एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर हमें ये सब चीज़ें मिल सकती हैं। ब्राज़ील में भी जो है प्रधानमंत्री जी गए थे, वहाँ पर भी पॉसिबिलिटीज़ हैं। उसके अलावा अर्जेंटीना जो है, अर्जेंटीना में भी जो है लिथियम वगैरह के माइंस हैं। तो ये हमारी कोशिश है कि भाई इन मुल्कों से जो है थोड़ा सा हम इस एग्रीमेंट्स वगैरह करें, जिससे कि एक ये रिलायबल सप्लायर्स जो है साबित हो हमारे लिए, और जो हमारी रिक्वायरमेंट है इन मेटल्स की वो हम पूरी कर सकें। ये बहुत ज़रूरी है हमारी प्रोग्रेस के। जी प्रोफेसर अजय, जिस तरह से सप्लाई चेन डिसरप्शन से दिखाई दे रहे हैं और हम ये देख रहे हैं कि कैसे बदलती परिस्थितियों में संसाधनों पे एकाधिकार को लेकर, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स के सम्मेलन में भी किया, और उन्होंने कहा कि इसे रोकने की जरूरत है कि संसाधनों पे एकाधिकार कोई अपने राजनीतिक एक तरह से हित को साधने के लिए नहीं कर सकता है। ऐसे में क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री की ये पूरी यात्रा, अगर हम घाना, ट्रिनिडाद टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राजील के साथ जो तमाम द्विपक्षीय संबंध हुए और इन तीनों देशों में जो यात्रा रही प्रधानमंत्री की, द्विपक्षीय संबंध रहे, क्या आपको लगता है कि भारत रणनीतिक साझेदारों, पार्टनर्स और प्रोड्यूसर्स का एक ग्लोबल इकोसिस्टम बनाने की कोशिश कर रहा है? भारत देखता आया है कि अभी तक जो इम्पोर्टेंट संसाधन हैं उन पे जो विकसित देश हैं किस तरह से कंट्रोल करते हैं। जैसा कि आप जानती हैं कि यूरेनियम जैसे मिनरल पे ग्रुप ऑफ सप्लायर्स फिक्स्ड कर दिए गए हैं, वैसे और अमेरिका और उसके देश इसको कंट्रोल करते हैं। भारत का कहना है कि जब ग्लोबल साउथ की इमरजेंस हो रही है, जब इसकी इम्पोर्टेंस बढ़ रही है, जब इनकी मित्रताएं स्ट्रॉन्ग हो रही है, उसके अंदर के देश भी वही ना करें जो कि विकसित देश, जो पश्चिम के विकसित देश अभी तक करते आए हैं। और उस तरह के ट्रेंड बिल्कुल साफ दिखाई दे रहे हैं कि अपने फाइनेंशियल क्लाउड के बेसिस पे कुछ देश ये कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें तो उस पर कंट्रोल हो, उसकी सप्लाई हो, लेकिन दूसरे देशों को ये ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को रोका जा सके जिसको इसकी ज़रूरत है। तो ये सप्लाई चेन को वेपनाइज कर रहे हैं और उसको ऐसे इस्तेमाल कर रहे हैं कि दूसरे देशों के विकास में एक बाधा के रूप में सामने आए। और उसको प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिक्स में भी हाईलाइट किया, और ये भारत की नीति भी है कि सारे ग्लोबल साउथ के देश इस बात को समझें और इस नीति के ट्रैप में नहीं आए, और इस चीज़ को ओपन एक्सेस में दिया जाए। और भारत ये चाहता ही है कि चीन की जो मोनोपोली है बनने जा रही है उसको शुरू में ही रोका जाए। जी एम्बेसडर योगेश, भारत और नामीबिया की अगर हम बात करते हैं और अगर राजनीतिक सफ़र की बात करें तो 1990 में नामीबिया को आज़ादी मिली, भारत 1947 में एक तरह से आज़ाद हुआ है। उसके बाद के सफ़र में आज की भी अगर हम समानताएं देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा और संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करने में वो किन बातों पर एक तरह से केंद्रित रहेगा प्रधानमंत्री का संबोधन, और किस तरह से नामीबिया के लोकतंत्र को भी मजबूत करेगा, और भारत से क्या कुछ सीखने के लिए लोकतंत्र के लिहाज से है नामीबिया को? देखिए, प्रधानमंत्री जी जो है वो अपने भाषण में यही बातें पे एम्फेसिस देंगे कि भाई भारत जो है वो नामीबिया का एक हिस्टोरिक और ट्रेडिशनल पार्टनर रहा है, और हम जो है 1940 से 1940 से जो है, जब ये वहाँ पर गुलामी वगैरह थी और ये अपार्थाइड वगैरह का रूल हो रहा था,
तब से जो है हम इन मुल्कों के साथ हैं, चाहे वो नामीबिया हो या ज़ाम्बिया थे या साउथ अफ्रीका थे, इन तमाम मुल्कों के साथ भारत खड़ा था। और उसके बाद से जो है वो जब ये मुल्कों को आज़ादी मिली और वहाँ पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट का फेज शुरू हुआ, तो भारत ने जो है एक साझेदारी के रूप में जो है उन मुल्कों के साथ खड़ा रहा। और भारत ने आईटेक प्रोग्राम के अंडर या और बायलैटरल बेसिस पर तमाम तरह की जो है इनको मदद दी। और वही हमारा एटीट्यूड जो है वो अब है कि भाई इन मुल्कों, देखिए G20 हुआ तो भारत ने कोशिश की, पूरी कोशिश की कि उससे पहले सब अफ्रीकन कंट्रीज की राय जानने के लिए कि भाई इनकी क्या सोच है G20 के बारे में, क्या ये लोग उम्मीद करते हैं। फिर हमने G20 के लिए एक सीट के लिए सबकी कंसेंसस बनाई। तो G20 की एक बहुत बड़ी सफलता ये थी कि अफ्रीकन यूनियन को एक सीट मिल गई G20 में। अब प्रधानमंत्री मोदी जी यही कहेंगे कि भाई अब भारत जो है वो पिछले कुछ सालों में जो है नई एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में है, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी है या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, क्वांटम कंप्यूटिंग है, या फिर ये 5G 6G टेक्नोलॉजीज है। इस सब में जो है भारत ने बहुत तरक्की की है। इन सब में जो है भारत और अफ्रीकन कंट्रीज, नामीबिया वगैरह में लाकर हम लोग काफ़ी एक दूसरे के साथ मदद कर सकते हैं। और इसके अलावा देखिए जो है कि ये नई सोच कुछ मुल्क ला रहे हैं कि भाई वो जो है वो कुछ चीज़ों के ऊपर इस तरह की पाबंदी लगा रहे हैं, जैसे अमेरिका चिप्स के ऊपर लगा रहा है, या चाइना जो है वो ये रेयर अर्थ मेटल्स के ऊपर लगा रहा है, या कुछ मशीनरी के ऊपर लगा रहा है। ये इस तरह की सोच गलत है, क्योंकि अगर सब मुल्क इस तरह से करने लगेंगे तो इंटरनेशनल ट्रेड जो है, इंटरनेशनल व्यापार जो है, इन्वेस्टमेंट जो है, वो सब ठप हो जाएगा। हर मुल्क जो है वो जिसे कहते हैं प्रोटेक्शनिस्ट, आइसोलेटेड अगर उसमें चला जाता है तो वो किसी भी मुल्क के लिए अच्छी बात नहीं है। और इसके अलावा देखिए अफ्रीकन कंट्रीज जो है हमारी एक ट्रेडिशनल कॉन्स्टिट्यूएंसी है, और उसके ऊपर भी हम हाईलाइट करेंगे कि भाई हम आज भी जो है अफ्रीकन कंट्रीज को के साथ कोऑपरेशन के साथ हम बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। और अब लगातार जो है विजिट्स होते रहेंगे दोनों तरफ, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि जितनी हम मदद कर सकते हैं अफ्रीकन कंट्रीज को, वो हम अफ्रीकन कंट्रीज को देंगे। तो ये सब तमाम पॉइंट्स जो है प्रधानमंत्री जी हाईलाइट करेंगे, और फिर ये भी बताएंगे कि जो भी अफ्रीका की नई नीड्स है, चाहे वो डेवलपमेंट की नीड्स है या सिक्योरिटी की नीड्स है, डिफेंस की नीड्स है, टेक्नोलॉजी की नीड्स है, उस सब में जो है भारत उनके साथ। प्रोफेसर अजय, अफ्रीकन यूनियन, ग्लोबल साउथ और अफ्रीका कॉन्टिनेंट के देशों के साथ कई ऐसे देश हैं जिनके साथ, जैसा कि एम्बेसडर भी कह रहे हैं, कि हमारे ट्रेडिशनल पार्टनर्स रहे हैं, लेकिन एक लंबा समय, एक लंबा अंतराल रहा। संघर्ष हम दोनों को साथ लाता था, हमारे में कई ऐसी समानताएं थी, हम संघर्ष में एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। इसके बावजूद भी क्या आपको लगता है कि भारत एक लंबा एक गैप आया भारत का इन देशों के साथ संपर्क को साधने के लिए? हालांकि अगर इतने साल लग गए हैं तो आज भारत के पास कई ऐसी टेक्नोलॉजी की ताकत है, AI की ताकत है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की ताकत है, उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। तो आज भारत उस भूमिका में है जहां इन देशों के साथ खड़ा होकर न सिर्फ इन देशों का सहयोग कर सकता है, बल्कि दुनिया को एक नई दिशा भी दे सकता है, कई बड़ी समस्याओं के समाधान के तौर पर, एक भरोसेमंद पार्टनर के तौर पर। बिल्कुल। जब भारत में हमें भूमंडलीकरण का दौर शुरू हुआ 1991 में, जब हम स्टेट कंट्रोल इकोनॉमी से प्राइवेट मार्केट की तरफ जा रहे थे, प्राइवेट सेक्टर की तरफ जा रहे थे, तो वो जो पूरा दशक था उसमें भारत को इंटरनल प्रायोरिटीज़ थी। जो अफ्रीका में हमारी पहुंच थी, जो हमारी गुडविल थी, जो हमारी पॉलिसी थी, जो हमारी एंगेजमेंट थी, वो कुछ हद तक रुक गई, क्योंकि भारत खुद ही एक बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रहा था, जबकि हमें $1 बिलियन भी नहीं था जिससे हम अपने ट्रेड के डेफिसिट को, ट्रेड के ऑब्लिगेशन को हम मीट कर सकते थे। तो वो दशक जो हमने मिस किया अपने इंटरनल प्रायोरिटी क्राइसिस के चलते, उस दशक में कुछ देश जो कि वहाँ पे बहुत जिनकी पकड़ नहीं थी, जैसे चाइना, उन लोगों ने वो अपनी बहुत मजबूत पकड़ बना ली। और
वेस्ट ने भी अपने को रिकैलिब्रेट किया। आप ये जो देखती हैं अफ्रीकन यूनियन, इकोनॉमिक कम्युनिटी फॉर वेस्ट अफ्रीका, ये सारे जो हैं, जब आप इनको अगर ढंग से एनालाइज करेंगे तो आप पाएंगे 65% बजट ऑफ अफ्रीकन यूनियन इज एक्सटर्नली फंडेड। बिल्डिंग इन विच इट स्टेट it is located a completely चाइना से फंडेड है। तो इस तरह से क्या होगा कि इन सब में, इवन इकोवास में 60% से ऊपर बाहर की फंडिंग है। तो सारे देश जो वेस्ट के हैं वो अपनी पकड़ बनाए हुए हैं उस दौर में। हमने इंडिया अफ्रीका फोरम समिट से 2008 से अपना इनिशिएटिव लॉन्च करके एक कोशिश किया कि जो हमारी पुरानी गुडविल है, जो हमारी पुरानी स्ट्रेंथ है, पहुंच है अफ्रीका में, उसको हम रिक्लेम करेंगे। लेकिन एक स्ट्रैटेजिक मिसकैलकुलेशन हुआ उस टाइम कि हमने सोचा कि अफ्रीकन यूनियन जो है एक कलेक्टिव वॉइस है और इसको ऐसे प्रेजेंट किया गया कि ये उनकी कलेक्टिव बार्गेनिंग स्ट्रेंथ है और उसके साथ हम जब बहुत हद तक जुड़ेंगे तो हम एक अलग तरह का संबंध दे पाएंगे। वो तीन समिट हमने किया, हमने उसमें काफ़ी अच्छा फंड भी एलोकेट किया, अपने साझेदारी को, इकोनॉमिक आर्म्स को स्ट्रॉन्ग किया। लेकिन अभी पता चल रहा है कि ये पूरी अफ्रीकन यूनियन, इनकी कलेक्टिव वॉइस तो दिखती है स्ट्रक्चरली, बट उनको पीछे और लोग भी हैं। तो हमें सारे देशों के साथ बायलैटरल रिलेशंस हैं, उन पे फिर फोकस करना होगा और रीजनल ऑर्गेनाइजेशन को जिस तरह से हम सोल प्रायोरिटी देते थे उसको न दे करके बायलैटरल रिलेशन को प्रमोट करें। और जिन जिन कंट्री के साथ हमारे अभी तक गहरे संबंध नहीं हुए हैं, हमारे मिशन इतने सारे खुले हुए हैं, हमारे मिनिस्टर, हमारे हाई लेवल विजिट इन कंट्रीज में होती है, उनसे हमारी इतनी कम्प्लीमेंटारिटी है, हमारे पास कैपेसिटी है उनके ह्यूमन रिसोर्स को कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के लिए, नए डिजिटल टेक्नोलॉजिकल एरिया में, हेल्थ सेक्टर्स में, उस पर जोर दें। और बायलैटरल रिलेशन जब तक हम मजबूत नहीं करेंगे, सिर्फ अफ्रीकन यूनियन एक हमारा लक्ष्य नहीं होना चाहिए और हमें ये मानना चाहिए कि अफ्रीकन यूनियन एक एंटिटी है। बाकी सारे देशों के साथ हमें बायलैटरल रिलेशन मजबूत करना होगा, क्योंकि अभी तक हम इंडिया अफ्रीका फोरम समिट का चौथा जो समिट है वो अफ्रीकन यूनियन के बदलते डिमांड की वजह से नहीं कर पाए हैं। तो हमें इस चीज़ पे ध्यान देना होगा और अफ्रीकन यूनियन को भी उसी हद तक ट्रीट करना होगा जिस हद तक उसकी अपनी स्ट्रेंथ अफ्रीका को रिप्रेजेंट करने की है। अब वैसे युकेश, नामीबिया 1990 में आज़ाद हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी आज भी नामीबिया के एक बड़ा हिस्सा ग्रामीण इलाका जो है वो आज भी गरीबी से ग्रस्त है। हम जानते हैं खाद्य संकट से जूझ रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में अगर महिलाओं के हम अगर साक्षरता की बात करें तो उसमें ग्रामीण स्तर पर आज भी बड़े सारे अभाव हैं। जिन अभावों को दूर करने के लिए कैपेसिटी बिल्डिंग की दिशा में भारत लगातार नामीबिया को बड़ा सहयोग दे रहा है, खासकर एजुकेशन में अगर हम बात करें, हेल्थ सेक्टर में बात करें, और फिनटेक के लिहाज से भारत कई ऐसी मदद कर सकता है, कई ऐसे डिजिटल मॉडल नाइजीरिया को माफ़ करिएगा, नामीबिया को दे सकता है। और खासकर हेल्थ सेक्टर में कई ऐसे बड़े प्रयोग हैं जो सफल हैं भारत के लिए और इन देशों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो इस दिशा में आप कैसे देखते हैं कि नामीबिया जैसे देशों के साथ भारत के लिए वो जो अपार संभावनाएं हैं संपर्क और सहयोग को और बढ़ाने की? ये तो ये आप बिल्कुल सही कह रही है। देखिए, हमने तो शुरू से ही जो है अपनी आज़ादी के बाद से, और फिर जब इन मुल्कों को आज़ादी मिल गई, नामीबिया वगैरह को, तो हमारी सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारा फॉरेन पॉलिसी थी मुल्कों के साथ, उसमें ये पार्ट था कि इनकी जो ह्यूमन रिसोर्स रिसिलियंस है, इनकी जो ह्यूमन रिसोर्स कैपेसिटी है, उसको हम बढ़ाएं। तो उसके अंडर में जो है आईटेक प्रोग्राम के अंडर में हमने काफ़ी एक्सपर्ट्स जो है अपने इन मुल्कों में भेजे डिफरेंट फील्ड्स में, और इन मुल्कों से कई स्टूडेंट्स और कई इनके जो प्रोफेशनल्स थे उनको इंडिया बुलाया, और उनको इंडिया बुलाकर जो है यहाँ पर उन लोगों की पढ़ाई हुई। कई यूनिवर्सिटीज़ में, नेशनल डिफेंस कॉलेज वगैरह में जो है उनकी ट्रेनिंग वगैरह दी गई। तो ये प्रोग्राम जो हम लोगों ने किया है, इससे हज़ारों की संख्या में जो है
कई अफ्रीकन मुल्कों में हमने इन लोगों के इनके ब्यूरोक्रेट्स हैं, इनके टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं, ऑफिशियल्स हैं, सबको हमने ट्रेनिंग दी है और इसी को प्रोग्राम को हम अब आगे चलाना चाहते हैं, क्योंकि जो नई एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज है अब उनकी मांग है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है या फिर ये 5G 6G है टेलीकम्युनिकेशंस में, साइबर टेक्नोलॉजीज है, क्वांटम कंप्यूटिंग है, ये जो नए नए क्षेत्र उभर के आए हैं इसमें जो है इन लोगों की ज़रूरत है। उसके अलावा जो है जो एनर्जी सेक्टर है, एनर्जी सेक्टर में वहाँ पर सोलर एनर्जी वगैरह का जो है काफ़ी इस्तेमाल हो सकता है। इस सोलर एनर्जी में भारत ने बहुत प्रोग्रेस की है। देखिए आज की तारीख में 2-2.25 रुपये पर यूनिट पर जो है सोलर जो प्रोजेक्ट्स है उनसे 2-2.25 रुपीज़ पर यूनिट पर पावर हम प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। तो इस तरह के प्रोजेक्ट्स अगर हम इन मुल्कों में लगाते हैं तो उससे बहुत फ़ायदा इन लोगों को हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर जो इन लोगों के पास जो है वो सोलर एनर्जी का पूर्ण भंडार है जिसको कि ये लोग यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए कई क्षेत्र में जो है डिफेंस, इसके अलावा एक और एरिया है जिसपे कि हम लोग काफ़ी इन लोगों की मदद कर सकते हैं। तो इन सब एरियाज में जो है हमारी कोशिश रहेगी कि भाई हमने जो भी हमारा डेवलपमेंट एक्सपीरियंस रहा है वो हम इन मुल्कों के साथ शेयर करें। प्रोफेसर अजय, भारत नाइजीरिया के साथ अपने संबंधों को जब प्रगाढ़ कर रहा है और खासकर प्रधानमंत्री की ये यात्रा, क्या आपको लगता है कि सदर्न अफ्रीकन कस्टम यूनियन जिसको लेकर भारत, कई देश इसमें शामिल हैं और भारत भी एक तरह से इन देशों के साथ व्यापार को और बेहतर करना चाहता है, तो नाइजीरिया के संबंध बेहतर होने से, क्योंकि समन्वयक नाइजीरिया ही है भारत का साकू में, क्या आपको लगता है इससे थोड़ा सा भारत के लिए और इन देशों के साथ आर्थिक रूप से जुड़ना आसान होगा? जो चुनौतियां हैं खत्म होंगी, जो भारत चाहता है कि जिस तरह से अपने एक तरह से भू राजनीतिक बदलावों के बीच में और इन देशों को ज्यादा महत्व देते हुए विकसित और विकासशील देशों के बीच के अंतर, और खासकर आज की तारीख में जब युद्ध का जिस तरह का माहौल है उसमें विकास की तमाम उन एक तरह से मापदंडों को पीछे छोड़ते हुए ताकतवर देश आज की तारीख में युद्ध और हथियार में ही व्यस्त हैं। ऐसे में भारत जब इन देशों के साथ अपने सहयोग को बढ़ाएगा, भारत के लिए ये एक बड़ा मौका दिखता है आपको? बहुत ही बड़ा मौका इन देशों को दिखता है। जैसा कि आपने बताया, दो चीजें आपने जो हाईलाइट की, एक तो पहले आपने कहा कि भारत जो इन देशों में जो अपनी पहुंच बना रहा है और जो इसने प्रधानमंत्री के विजिट से हम जो करना चाहते हैं, नए नए आयाम हम इसको ढूंढना चाहते हैं, उसमें एक बड़ी पहल के रूप में प्रधानमंत्री को विजिट को देखना चाहिए। और दूसरा कि जो डिफेंस का जो बाहर के जो ताकतें हैं वो कैसे अफ्रीका को कंट्रोल करती हैं, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अफ्रीकॉम एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको नेटो ने एक अफ्रीका कमांड के रूप में बनाया है और ये इसके 2008 में इसका निर्माण हुआ और जर्मनी में इसका हेडक्वार्टर है, क्योंकि कोई भी अफ्रीकन कंट्रीज इसके हेडक्वार्टर को अफ्रीका में किसी भी प्रलोभन के बावजूद एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि इसका मैंडेट है कि जो वेस्ट की जो इंटरेस्ट है उनको अफ्रीका में कैसे प्रोटेक्ट करें एक कमांड के साथ, नेटो कमांड के साथ। तो पूरे अफ्रीका को, वो नाम तो कहते हैं कि हम कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के लिए कर रहे हैं, लेकिन पूरे अफ्रीका को वो नेटो कमांड के थ्रू करते हैं। जैसा कि उन्होंने जब सूडान का डिवीजन हुआ तो उन्होंने दिखा दिया कि भाई अगर नहीं करते हो तो हम नेटो को इसको कमांड अफ्रीका कमांड को लगाएंगे। लीबिया में उसने डायरेक्ट इंटरवेंशन अफ्रीका कमांड का हुआ और वहाँ पे जो गद्दाफी को मार दिया गया और लीबिया को बर्बाद कर दिया गया, वो आपने देखा वो था। तो सारे अफ्रीकन के देश इस अफ्रीकॉम से डरते हैं कि कभी भी ये इसका ताकत आ जाएगा। दूसरे देश जो है कुछ, उनके पास फाइनेंशियल पावर ऐसी है जो कि वो लगातार फाइनेंशियल असिस्टेंस दे करके इनको डेट ट्रैप में डाल देते हैं और ऐसी स्थिति आती है कि वो उनके ट्रैप से बाहर नहीं निकल पाते। तो ये देश ऐसे चाह रहे हैं कि हमारी मित्रता उन देशों से हो जो कि ना हमें सैन्य शक्ति से दबाते हो, ना अपने फाइनेंशियल पावर से दबाएं और हमें एक मजबूर राष्ट्र के रूप में रिड्यूस कर दें, बल्कि
एक पार्टनर के रूप में हमारे साथ साझेदारी हो और उनके साथ हमें कोई डर नहीं हो। ये प्रधानमंत्री की जो यात्रा है अफ्रीकन कंट्रीज में, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरी बात मैं जो कहना चाहूँगा, जो आपने एक ट्रेड की बात कही कि साकू में नामीबिया भी मेंबर है सदर्न अफ्रीकन कंट्रीज के, और वहाँ पे ट्रेड से हमें क्या अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे अगर हमारा संबंध नामीबिया से मजबूत हो। तो आप जैसा जानती हैं कि पूरे अफ्रीका को एक ट्रेड जोन में बदल दिया गया है और इसको टैरिफ फ्री ट्रेड जोन में कन्वर्ट कर दिया गया है। इसका हेडक्वार्टर अभी घाना में है, जहां प्रधानमंत्री गए हुए थे, वहीं से ऑपरेट होता है। लेकिन ये सारे कंट्रीज और जो सब रीजनल ट्रेडिंग ग्रुप्स है, चाहे पीटीओ हो, चाहे इक्वास हो, चाहे मगरिबी यूनियन हो, चाहे एसएडीसी हो, इन सब का जो है सो अब पूरे पान अफ्रीकन लेवल पे एक जो उनकी पैक्ट हुई है लास्ट ईयर से, उसमें भारत कोशिश कर रहा है कि इन सारे कंट्रीज में कहीं पे भी अपनी पहुंच बना करके पूरे अफ्रीका में ट्रेड की जो पोटेंशियल है उसको यूटिलाइज किया जाए। और नामीबिया सदर्न अफ्रीका में हमारे लिए एक बहुत ही सहयोगी राष्ट्र हो सकता है। जी, अब मिस्टर योगेश, अगर आप कुछ जोड़ना चाहें, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि भारत नामीबिया के साथ संबंधों को बेहतर करने के लिए और प्रधानमंत्री की ये यात्रा कई क्षेत्रों में समझौतों को लेकर, और जिन क्षेत्रों में लगातार बातचीत जारी थी उसमें भी एक तरह से ये देखा जा रहा है कि बड़ी संभावनाएं दिखाई देती हैं। क्रिटिकल मिनरल, डायमंड इंडस्ट्री और यूरेनियम एक क्षेत्र है जो भारत के विकास के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम जानते हैं इन तीनों ही मसलों पर लंबी बातचीत चल रही है, लेकिन भारत का लंबा सहयोग रहा है, कैपेसिटी बिल्डिंग में रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में रहा है। भारतीय जो तमाम कंपनियां हैं उन्होंने अपनी एक साख कायम की है ग्लोबल स्तर पर, चाहे वो एक रिलायबल पार्टनर के तौर पर, मेजर इन्वेस्टर्स के तौर पर, बिजनेस कोलैबोरेटर्स के तौर पर, यानी कि वो अगर किसी देश में जाएंगे तो उस देश को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, उसकी विकास यात्रा में शामिल होंगे। ऐसे में नामीबिया के साथ संबंध सिर्फ एक देश तक के संबंध हैं या एक बड़ी रणनीति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये दिखाई देती है आपको? ये तो जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने जो है मुल्कों का चयन किया, जैसे देखिए पहले वो ट्रिनिडाद टोबैगो में गए, उसके बाद फिर वो अर्जेंटीना गए, उसके बाद जो है वो ब्राज़ील गए और अब ये लौट के नामीबिया आ रहे हैं। तो ये जो चयन किया है बहुत सोच समझ के किया है, क्योंकि देखिए अफ्रीका में भी जो है हमें अपने संबंधों को स्ट्रेंथन करना है। लैटिन अमेरिका जो है वहाँ पर भी ज़रूरत है, वहाँ पर बहुत अरसे से जो है हाई लेवल विजिट्स नहीं हुए हैं प्रधानमंत्री जी के स्तर पर। एक बारी प्रधानमंत्री जी का विजिट हो जाता है तो उससे कई सालों तक जो है 4-5 साल तक मिनिमम जो है वो दोनों तरफ से जो है वो काफ़ी सपोर्ट मिल जाती है कोऑपरेशन को आगे बढ़ाने के लिए। और इसी तरह से जो है अब वो नामीबिया में आए हैं तो उससे जो है हमें बहुत मदद मिलेगी और तमाम क्षेत्र जो हम लोगों ने डिस्कस किए हैं उस पर जो है वो हम अपने संबंधों को, अपनी कोऑपरेशन को आगे बढ़ा पाएंगे। और जो हमारी ये एक ट्रेडिशनल कॉन्स्टिट्यूएंसी रही है उसके साथ हमारे रिश्ते जो है थोड़ा और मजबूत होंगे, क्योंकि पहले कुछ ऐसा इम्प्रेशन सा लग रहा था कि थोड़ा भारत ने ग्लोबल साउथ को जैसे नेग्लेक्ट किया है, लेकिन अब पिछले 2-3 साल में जो है ये कमी हम पूरी कर रहे हैं और मेरे ख्याल में इससे ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के क्षेत्र में भी बहुत अच्छे परिणाम निकलेंगे। जैसे वो साकू वगैरह का आपने अभी जिक्र किया, साउथ अफ्रीकन कस्टम्स यूनियन का, तो ये जो रीजनल बॉडीज है डिफरेंट सब रीजन्स में, उनके साथ भी हमारी कोशिश है कि हमारे ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के रिश्ते बढ़े, अच्छे हो, सामान का आना जाना आसान हो। हम ज़्यादा देखिए कुछ जैसे और मुल्क है डेवलप कंट्रीज जैसे अमेरिका है, चाइना वगैरह है, ये तो अब ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगाने की बात कर रहे हैं, टैरिफ्स और सैंक्शंस लगाने की बात कर रहे हैं। लेकिन हमारे ये जो प्राइमरी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ट्रेडिशनल कॉन्स्टिट्यूएंसी है, इसकी जो डिमांड है वो हम उस पर अगर हम ध्यान दें तो अगर हमें थोड़ा सा नुकसान इस तरफ होता है तो हम ज़्यादा चीज़ें जो है इनको एक्सपोर्ट कर सकते हैं अफ्रीका वगैरह को, जो हमें चाहिए जैसे रेयर अर्थ वगैरह मेटल्स है वो इनसे मंगा सकते हैं। तो इस तरह का जो ट्रेड है या इन्वेस्टमेंट्स है वो इन मुल्कों के साथ बढ़ाया जा सकता है। जी,
एम्बेसडर योगेश, भारत जब टेक्नोलॉजी के हस्तांतरण की बात करता है और इन देशों के एक तरह से जो बड़े संकट हैं, वो चाहे खाद्य सुरक्षा में हो, शिक्षा की दिशा में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, उन संकटों को दूर करने के लिए, उन समस्याओं को दूर करने के लिए भारत ने अपनी तरफ से अपना टेक्नोलॉजिकल सहयोग एक तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट के तौर पर देने की बात कही है। इसी फिनटेक में यूपीआई पेमेंट प्लेटफॉर्म जो है, क्या अगर नामीबिया के संदर्भ में हम पूछें तो यहाँ प्रवासी भारतीयों की संख्या शायद इन 5 देशों की यात्रा में सबसे कम होगी, लेकिन फिर भी किस तरह से ये बड़े संदेश देगी और एक तरह से एक नए रास्ते खोलेगी भारत के लिए? हाँ बिल्कुल, देखिए यूपीआई वगैरह से जो है कोई नुकसान तो किसी को नहीं है, फायदा ही है। एक और प्लेटफॉर्म जो है हम दे रहे हैं कि भाई इस प्लेटफॉर्म को अगर आप यूज करें तो आप इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। और वो ठीक है कि भारतीयों की संख्या वहां पर इस वक्त कम है, लेकिन जैसे जैसे हमारे रिश्ते और मजबूत होंगे, कोऑपरेशन बढ़ेगी, चाहे वो डायमंड्स का क्षेत्र है या रेयर अर्थ मेटल्स का क्षेत्र है या एनर्जी का क्षेत्र है, तो और लोग आएंगे जाएंगे और कंपनीज हमारी जाएंगी उस वहां पर, उनकी कंपनीज यहाँ पे आएगी। तो यूपीआई वगैरह से अगर हमारा एग्रीमेंट इन लोगों के साथ हो जाता है तो उससे और मदद मिलेगी, दोनों तरफ, दोनों मुल्कों को ही मदद मिलेगी। अब कोशिश ये रहनी चाहिए कि जो हमारे डेवलपिंग कंट्रीज हैं कि वो अपने इंस्टीट्यूशंस जो है अगर वो बनाएं, तो उससे हमें डेवलप्ड कंट्रीज के ऊपर हमारी डिपेंडेंस कम होती है। अब वो डेवलप्ड कंट्रीज जो सैंक्शंस लगाते हैं कई बारी, या वो वेपनाइज करने की कोशिश करते हैं उन इंस्टीट्यूशंस को, उससे हम बच सकेंगे। तो इससे देखिए दोनों तरफ, दोनों मुल्कों को ही फायदा होगा और ये बहुत अच्छी एक सोच है। जी, एम्बेसडर योगेश, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। विस्तार से भारत और नामीबिया के संबंधों पर भी चर्चा करने के लिए धन्यवाद। प्रोफेसर अजय, आप हमारे साथ बने रहिएगा, वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। नई सुबह, नई शुरुआत, डीडी न्यूज के पावर पैक शो के साथ राजनीति, कारोबार और होगी सुर्खियों पर भी चर्चा। अखबारों की हेडलाइंस, खेल, सिनेमा सहित मिलेगी संपूर्ण खबर। देखिए नया सवेरा सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे डीडी न्यूज पर। और आइए सीधे आपको लिए चलते हैं नामीबिया की राजधानी विंडहॉक। नामीबिया के स्टेट हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का औपचारिक स्वागत किया गया। राष्ट्रपति नेटुम्बो नांदी नदेत्पा प्रधानमंत्री की अगवानी कर रही हैं। प्रधानमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है।
प्रधानमंत्री का औपचारिक स्वागत हुआ है और नामीबिया के स्टेट हाउस में प्रधानमंत्री का औपचारिक स्वागत के बाद अब द्विपक्षीय बैठक दोनों ही देशों के बीच द्विपक्षीय बैठक होनी है और इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नामीबिया की संसद के संयुक्त सत्र को भी संबोधित करेंगे। हमारे साथ पूर्व वरिष्ठ राजनयिक योगेश गुप्ता मौजूद हैं। एम्बेसडर योगेश, हमने देखा औपचारिक स्वागत हो चुका है, अब इसके बाद द्विपक्षीय बैठक होगी दोनों देशों के बीच और इस द्विपक्षीय बैठक में कई ऐसे बड़े मुद्दे रहेंगे जिन पर योगेश गुप्ता जी एक लंबी बातचीत हो चुकी है, जिसके बाद अब एक तरह से सहमति के साथ कुछ बड़े समझौतों पर हस्ताक्षर होने का इंतजार है। कौन से बड़े क्षेत्र आपको लगते हैं कि जिस पे आज सहमति से हस्ताक्षर तक का सफर पूरा हो जाएगा? प्रोफेसर अजय, अगर आपने मेरा सवाल सुना है तो मैं चाहूंगी अगर आप इसका जवाब दें। हाँ, ये जो भी समझौते होने हैं आज, उन पे पहले से आम सहमति बन चुकी होंगी, तभी वो आज के एजेंडा में होंगे। और मेरे जानते जैसा कि आपने प्रोग्राम के शुरू में सारे एरियाज को रेखांकित किया, ये एरियाज हैं जिस पे हम करने जा रहे हैं और बहुत पोटेंशियल्स हैं और हम उस पे समझौता करने जा रहे हैं। एक प्रधानमंत्री के विजिट के पहले जितने भी समझौते करने होते हैं वो मैक्सिमम कोशिश रहती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा किए जाए। तो आपने जैसा कि शुरू में बताया, ये सारे क्रिटिकल मिनरल्स में, डायमंड्स में और डिजिटल टेक्नोलॉजी में, एजुकेशनल एरियाज में, सब जगह जो आपने बताया उन एरियाज में MOU साइन होंगे और ये पहले से तय होंगे, तभी आज उन पे सिग्नेचर होगा। जी प्रोफेसर अजय, भारत अपनी आज़ादी के बाद से एक तरह से भारत में आज की तारीख में एक आदिवासी समुदाय को प्रतिनिधित्व के साथ ही साथ महिला राष्ट्रपति एक लंबे समय से भारत ने एक इतिहास रचा है। प्रधानमंत्री नामीबिया की यात्रा पर नामीबिया में इस समय पहली महिला राष्ट्रपति मौजूद हैं। आप किस तरह से देखते हैं जब संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री, जहां एक तरफ संघर्ष के दिनों से लेकर अभी तक के संघर्ष में और बदलती वैश्विक परिस्थितियों में कई ऐसी समानताएं सामने रखेंगे जो विकासशील देशों के सामने आज हैं। भारत उन समस्याओं को एक लंबे समय से एक तरह से झेलता रहा है और उसके समाधान के साथ आज एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था के तौर पर सामने है, जहां बहुत से ताकतवर देश आज भारत को बर्दाश्त भी कर रहे हैं उसकी ताकत को ध्यान में रखते हुए। तो ऐसे में वो कौन सी समानताएं रहेंगी जो संबोधन में झलकेंगी दोनों देशों को लेकर? देखिए, भारत के प्रधानमंत्री का जो वहाँ पे सम्मान है अफ्रीका में, अफ्रीकी देशों में बहुत ही ज़्यादा है। और ये भी सम्मान की बात है कि वहाँ पे एक महिला प्रेसिडेंट है और अफ्रीका के बहुत सारे देशों में अभी जो वहाँ पे डेमोक्रेसी आई है उसमें आप देखेंगे तंजानिया में और भी जगह महिला राष्ट्राध्यक्ष और प्रधानमंत्री बन रही हैं। ये एक डेमोक्रेसी के स्ट्रॉन्ग होने का इंडिकेशन है कि समाज के हर वर्ग को, खास करके उस वर्ग को जिसका प्रतिनिधित्व पहले नहीं था, अब एक बड़े स्तर पर आता है, बड़े पोजीशंस पे आता है। तो मुझे ये पूरी उम्मीद है कि भारत के प्रधानमंत्री जब ये पार्लियामेंट को संबोधित करेंगे तो दोनों देशों में जो संघर्ष के बाद जो एक डेमोक्रेटिक सिस्टम की एस्टेब्लिशमेंट हुई है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। नामीबिया उन देशों में से हैं जहाँ पे डेमोक्रेसी इसके इंडिपेंडेंस के बाद से बनी हुई है और वो उसी का एक रिफ्लेक्शन है कि आज हम देख रहे हैं कि वहाँ एक महिला प्रधानमंत्री शैम नुजोमा के बाद यहाँ पे आई हुई हैं। और इस एड्रेस में जो कि वो पार्लियामेंट को करेंगे वो भारत और नामीबिया कैसे एक उपनिवेशवाद से निकल करके एक डेमोक्रेटिक सिस्टम को बनाने में, एक विकास को नई गति देने में। प्रोफेसर अजय आपको रोकना चाहेंगे, दर्शकों को एक बार उन दृश्यों को दिखाएं जो सीधे नामीबिया की राजधानी से आ रही हैं।
हम देख रहे हैं राष्ट्रपति नेतुम्बो नांदी नदैत्वा के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये मुलाकात गर्मजोशी के साथ हैंडशेक, और प्रधानमंत्री विजिटर्स बुक में एक तरह से अपने संस्मरण को भी लिख रहे हैं। हम जानते हैं कि नामीबिया की ये पहली महिला राष्ट्रपति हैं और नामीबिया महिलाओं को लोकतांत्रिक भागीदारी के लिहाज से एक तरह से एक उदार देश माना जाता है। महिलाओं की राजनीति में बढ़ती भागीदारी है। नामीबिया दक्षिणी अफ्रीका के उन देशों में से एक है जहां महिलाओं की संसद में भागीदारी उल्लेखनीय है। संसद यानी नेशनल असेंबली में महिलाओं का प्रतिनिधित्व लगभग 44% के आसपास है। स्वापो पार्टी जो स्वतंत्रता के आंदोलन से लेकर आज भी सत्ता पर है, राष्ट्रपति नदैत्वा भी स्वापो पार्टी को ही एक तरह से उसकी प्रतिनिधित्व है। इस पार्टी ने 50-50 जेंडर पॉलिसी लागू की है नामीबिया में, यानी पार्टी पदों पे महिलाओं और पुरुषों को बराबर मौका दिया जाएगा। हम ये भी जानते हैं कि राष्ट्रपति नदैत्वा इससे पहले कई वरिष्ठ पदों पर रही हैं, महत्वपूर्ण पदों पर रही हैं। विदेश मंत्री, शिक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, उप प्रधानमंत्री जैसे पदों पर भी कार्यरत रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तकरीबन 12 घंटे के अपने प्रवास में भारत और नाइजीरिया की द्विपक्षीय वार्ता के साथ ही दोनों देशों के बीच संबंधों को नए आयाम और नए क्षेत्रों की तलाश के साथ जिन समझौतों पर हस्ताक्षर होगा वो आने वाले समय में भारत और नामीबिया की विकास यात्रा में बेहद अहम होने जा रहे हैं। हम जानते हैं नामीबिया क्रिटिकल मिनरल्स, लिथियम, कोबाल्ट, रेयर अर्थ एलिमेंट्स में समृद्ध है और भारत के लिए ये तमाम एलिमेंट्स आने वाले समय और ग्रीन इकोनॉमी के लिए आधार हैं। आधुनिक तकनीक में आवश्यक है। स्मार्टफोन, लैपटॉप, इलेक्ट्रिक वाहन, ईवी, सोलर पैनल और इन तमाम चीज़ों में नाइजीरिया का सहयोग भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। हमारे साथ एम्बेसडर मंजू सेठ जुड़ गई हैं, फॉर्मर सीनियर डिप्लोमेट। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। एम्बेसडर मंजू, आप ही से जानना चाहेंगे कि किस तरह से आप देख रही हैं। सबसे पहले तो एक नामीबिया लंबा संघर्ष किया, आज़ादी प्राप्त की 1990 में, और अगर हम देखें तो राजनीतिक सफ़र में जो देश का रहा है उसमें पहली महिला राष्ट्रपति, ये एक किस तरह से आप देखती हैं? क्या इस सफ़र को जल्दी तय किया नामीबिया ने, और नामीबिया ने जो कुछ बड़े एक तरह से कदम उठाए हैं महिलाओं के संदर्भ में कि 50-50 जेंडर पॉलिसी लागू की है नामीबिया ने, यानी कि पुरुषों और महिलाओं को बराबरी के पदों को दिया जाएगा, इस तरह के जो कुछ एक तरह से कानून लेकर आए हैं, ये आप कैसे देखती हैं नामीबिया देश में राजनीतिक आज़ादी और राजनीतिक तौर पर बड़े सुधार, बड़े परिवर्तनों को? ये बहुत एक ज़रूरी एक इनपुट है कि आप रूल्स बनाएं पहले और फिर उनको इम्प्लीमेंट करें। और ये नामीबिया में हम देख रहे हैं कि उन्होंने बनाया है ये रूल 50-50 का, और काफ़ी हद तक उसको लागू भी कर दिया है। और साथ में देखते हैं वहाँ पे विमेंस एम्पावरमेंट की जो अदर अफ्रीकन कंट्रीज ऑल्सो, नामीबिया में भी एक बहुत एक स्पेशल उस पर एफर्ट दिया गया है। और हम देख ही रहे हैं उसका रिजल्ट। इनकी फर्स्ट प्रेसिडेंट, लेडी प्रेसिडेंट हैं प्रेसिडेंट नेतम्बू, और उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो भी एक लेडी हैं। और हमने देखा जब वो लाइनअप थी इंट्रोडक्शन की, उसमें भी लेडी ऑफिसर्स खड़ी थी लाइन में। तो आई थिंक एक बहुत एक वहाँ पे जो उनका जो एम्फेसिस रहा है, जो विमेन इक्वालिटी एंड 50-50 जैसे आपने कहा लागू करने के लिए सब जगह, पार्टी में, गवर्नमेंट में, पार्टी के पोस्ट पे, और उसको वो इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं। आई थिंक ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है। आप सबको इंक्लूड करके अगर वहाँ पे कोई भी देश सबको इंक्लूड करके चलता है तो उसकी बहुत तरक्की जल्दी होती है, और एक
होलसम एंड एक ऑल इंक्लूसिव एक डेवलपमेंट होती है जो ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है हर एक किसी भी देश के लिए। और हम देख रहे हैं नामीबिया भी कितना रैपिडली आगे बढ़ रहा है पिछले कुछ दशकों में। और इंडिया और नामीबिया की तो बहुत हिस्टोरिकल टाइज है, जैसे आपने भी बताया। हम उनको सपोर्ट करते थे, उनके फ्रीडम स्ट्रगल को बहुत हमने सपोर्ट किया थ्रू आउट दैट स्ट्रगल। और इंडिपेंडेंस के बाद भी हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हैं। इट्स अ ट्रस्टेड पार्टनर, अ ट्रस्टेड फ्रेंड इन अफ्रीका। और बोथ वेज वो इंडिया को भी बहुत पॉजिटिवली देखते हैं नामीबिया में। और हम देख रहे हैं जो इंडियन कम्युनिटी है वहाँ, इंडियन डायस्पोरा जो है, उसमें भी एक बहुत एक जोश है इंडिया के लिए, बट नामीबिया के लिए भी बहुत जोश है। और बहुत सारी एक इसमें इस सब में आई थिंक अगर महिलाएं इन्वॉल्व होती हैं, जैसे महिला प्रेसिडेंट हैं और महिला मंत्री हैं, तो एक पर्सपेक्टिव जो है मुझे लगता है बदल जाता है। और वो फीमेल आई जिसे कहते हैं, फीमेल व्यू भी उसमें आ जाती है। वो मेरा मानना है कि इट्स मोर इफेक्टिव, दोनों के व्यूज आ जाते हैं, द मेल पॉइंट ऑफ व्यू एंड द फीमेल पॉइंट ऑफ व्यू। उससे बहुत एक हर नीति में, हर लॉ में और उसको इम्प्लीमेंट करने में, लागू करने में एक दोनों पर्सपेक्टिव आने से वो और महत्वपूर्ण हो जाता है और इफेक्टिव हो जाता है। जी, एम्बेसडर मंजू, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति नेटुम्बा की ये पहली मुलाकात है। और हम जानते हैं कि जिस तरह से G20 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विमेन लेड डेवलपमेंट का एक तरह से एक एजेंडा उस पटल पे रखा था, और जिस तरह से राष्ट्रपति नेटुम्बा ने भी जो कुछ जो बड़े प्रावधान एक तरह से किए हैं अपने देश में, जो उन्होंने लागू किया है महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, विमेन एम्पावरमेंट के लिए, उसमें एक बड़ा कदम ये भी है कि किस तरह से महिलाओं का प्रतिनिधित्व लगभग 44% है संसद में। तो ये एक क्या दिखाता है कि संघर्ष के दौरान भी, स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान भी महिलाओं की भूमिका अफ्रीकी कॉन्टिनेंट के देशों में बहुत ज़्यादा रही है। महिला साहित्यकारों की, महिला क्रांतिकारियों की, और खासकर क्रांतिकारी लीडर्स के परिवारों की महिलाओं की एक बड़ी भूमिका रही है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। और उससे हम उसी का ये नतीजा है कि वहाँ पे पार्टिसिपेशन एट एवरी लेवल इंडिपेंडेंस के बाद भी और बढ़ गया। हाँ, हमारे देश में भी था, काफ़ी पार्टिसिपेशन था, बट उस लेवल पे नहीं था इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में। और एक्चुअली हर देश की अपनी जर्नी होती है, अपने कंस्ट्रेंट्स होते हैं। तो आई थिंक वो सब अगर हम मद्देनजर रखें तो हम डायरेक्ट कंपैरिजन नहीं कर सकते। बहुत एक अलग अलग है, लेकिन हाँ हमें इससे सीख सकते हैं, भारत सीख सकता है कि उन्होंने कैसे ये जो 50% का वो जो रिप्रेजेंटेशन रूल में है और जो 40% से ऊपर उनकी एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन उन्होंने कैसे इम्प्लीमेंट किया, हम उनसे सीख सकते हैं। दोनों कंट्रीज को आपस में आपसी कोऑपरेशन और आपसी जो डेवलपमेंट एजेंडाज हैं और जो भी उनकी ग्रोथ है। अम्बेसडर मंजू, हम बात ये कर रहे हैं कि समानताओं को लेकर, समानताओं की दृष्टि से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब ये कहते हैं कि देश में महिलाओं को आर्थिक और राजनीतिक रूप से सशक्त करने की जरूरत है, विमेन रिजर्वेशन बिल को संसद में पास किया जाता है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा से महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी पर सबसे ज्यादा जोर दिया है, आर्थिक और राजनीतिक रूप से सशक्त करने पर जोर दिया है। और यही एक कारण है कि ग्रामीण महिलाओं और स्वयं सहायता समूह जैसे एक तरह से समूहों को भी प्रधानमंत्री लगातार सशक्त करने की दिशा में कई ऐसे नीतियों का निर्माण किया गया है। हमारे साथ प्रोफेसर अजय भी जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर अजय, अगर आप इन दृश्यों में कुछ जोड़ना चाहें, जिस तरह से जिस गर्मजोशी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति नेटुम्बा की मुलाकात हुई। बिल्कुल, बहुत ये दो ऐसे नेता हैं जो दो डेमोक्रेटिक कंट्रीज को बिलोंग करते हैं। दोनों एक दूसरे में बहुत ज़्यादा हद तक संभावनाएं देखते हैं सहयोग की। और जहाँ तक के लेडीज जो महिलाओं को रिजर्वेशन का सवाल है, पॉलिटिकली अफ्रीका के बहुत सारे कंट्रीज इसमें आगे आए हैं। आप देख सकते हैं युगांडा ने सबसे पहले काफ़ी बड़े तादाद में उनको रिप्रेजेंटेशन दिया था। फिर अभी रवांडा में 50% का रिप्रेजेंटेशन हैं। बहुत सारे कंट्रीज महिलाओं को आगे लाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे कंट्रीज में राष्ट्राध्यक्ष और प्रधानमंत्री इसके बन रहे हैं।
तो ये एक अच्छा है और ये डेमोक्रेसी को स्ट्रांग होने का एक इंडिकेटर है। और भारत जो कि दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्रीज है, इसको वेलकम करता है। और ऐसी स्थिति में भारत ये समझता है कि दो डेमोक्रेटिक कंट्रीज आपस में मिलके जो ग्लोबल साउथ के हैं उनकी जो संभावनाएं हैं सहयोग की, उसको हम एक्सप्लोर करें। और जैसा कि एम्बेसडर मंजू सेठ ने कहा कि एक महिला प्रधानमंत्री राष्ट्राध्यक्ष होने की वजह से या हेड ऑफ स्टेट्स होने की वजह से ये जो संबंधों का जो नेचर होता है वो बहुत ही सुदृढ़ होता है और उस बहुत ही इम्प्रूव्ड वैरायटी का होता है। जी, आप दोनों ही मेहमान हमारे साथ बने रहिएगा, कार्यक्रम जारी रहेगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है बस। नवाचारी और नवोन्मेषी शिक्षा व्यवस्था से युवाओं की आशाओं को नई उड़ान दे रहा है नया उत्तर प्रदेश। ग्रामीण परिवेश हो या फिर नगरीय क्षेत्र, गुणवत्ता युक्त शिक्षा बनी है नए उत्तर प्रदेश की पहचान। स्कूल चलो अभियान और शारदा प्रोग्राम जैसे अभिनव प्रयासों से ड्रॉप आउट दर में आई है उल्लेखनीय गिरावट। ऑपरेशन कायाकल्प और टैबलेट वितरण जैसे कदमों से डिजिटल शिक्षा को मिले हैं नए आयाम। बेसिक शिक्षा से हायर एजुकेशन तक शिक्षा में उठाए गए अभूतपूर्व कदमों से हुआ है एजुकेशन का ट्रांसफॉर्मेशन। अंत्योदय और बिना किसी भेदभाव के सबको समान शिक्षा का अधिकार बना है युवाओं के उज्जवल भविष्य का आधार। वर्ष 2017 के बाद डबल इंजन सरकार के अभिनव प्रयासों ने नए उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में किया है युगांतकारी ट्रांसफॉर्मेशन। समान शिक्षा का अधिकार, डबल इंजन सरकार। LIC लाया है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान इंडेक्स प्लस। जीवन बीमा पाइए और निफ्टी स्टॉक्स के साथ अपने मार्केट रिटर्न्स को तेजी से बढ़ाइए। इस अट्रैक्टिव कॉम्बिनेशन के साथ अपना कल सुरक्षित कीजिए। सिर्फ 2500 रुपए मंथली प्रीमियम से शुरुआत कीजिए। आज ही LICindia.in पर जाएं। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। और एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री की 1 दिवसीय नामीबिया यात्रा इस समय जारी है। अब से थोड़ी ही देर पहले राष्ट्रपति निटुम्बा ने औपचारिक स्वागत किया और अब दोनों ही देशों के राष्ट्राध्यक्ष द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। और द्विपक्षीय वार्ता में दोनों ही देशों के बीच आपसी सहयोग के कई ऐसे क्षेत्र हैं जिस पर लंबे समय से बातचीत जारी है और अब उस पर समझौते का समय आ गया है। तो ये अब से थोड़ी देर में पता चलेगा इस वार्ता के बाद कि किन किन क्षेत्रों में समझौता होने जा रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नामीबिया के संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगे। ये बेहद अहम होने जा रहा है। तो इन तमाम मसलों पर ही बात करने के लिए हमारे साथ 2 मेहमान भी जुड़े हुए हैं। एम्बेसडर मंजू हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, प्रोफेसर अजय कुमार दुबे JNU से जुड़े हुए हैं। एम्बेसडर मंजू, हम देख रहे हैं एक 27 साल के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये यात्रा है। भारत नामीबिया संबंधों को देखते हुए आप एक इतने लंबे अंतराल के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा से किस तरह की उम्मीदें दोनों देशों के संबंधों को लेकर विशेषज्ञों को है, खासकर राजनयिकों को है? बिल्कुल, एक ये इतने सालों के बाद जो हो रहा है, ऑलमोस्ट 3 दशक के बाद हो रहा है ये विजिट प्रधानमंत्री जी का, एक ये सिग्नल करता है कि कितना इम्पोर्टेंट है अफ्रीका ऑफ कोर्स, बट नामीबिया पर्टिकुलरली। और नामीबिया के पास काफ़ी ऐसे एसेट्स हैं, मिनरल्स हैं, रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, यूरेनियम की बात करिए आप, डायमंड्स, इट्स अ मिनरल रिच कंट्री। तो ये बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं भारत के लिए भी और नामीबिया के लिए भी। और ऑयल एंड गैस भी अभी रिसेंटली डिस्कवर हुआ है। तो इन बहुत चीज़ों में हमें भी बहुत इससे फ़ायदा भारत को भी होगा और उनके लिए भी फ़ायदा होगा। एक म्यूचुअली बेनिफिशियल जो रिश्ता होता है वो इस प्रधानमंत्री एंड एक्चुअली पॉलिटिकल लेवल पे जब डिस्कशंस होते हैं तब डिसीजंस जल्दी होती हैं, हाईएस्ट लेवल पे जब होती हैं। तो इसलिए उम्मीद है कि जो म्यूचुअल इंटरेस्ट में जो एरियाज हैं ऑफ म्यूचुअल इंटरेस्ट उस पर ज़रूर बातचीत होगी और ये इस रिलेशनशिप को और मजबूत बनाएगा। और उम्मीद है और मेरा मानना है कि
जरूर जो हमारे कंपनीज हैं, क्योंकि कंपनीज जाके इवेंचुअली सब चाहे PSUs हों चाहे प्राइवेट कंपनीज हों, वो जाके इन्वेस्टमेंट करेंगे। और नामीबिया वेलकम करता है इंडियन कंपनीज को। ऑलरेडी कुछ कंपनियां हैं वहाँ पे, और वो चाहता है कि और आएँ और इन्वेस्टमेंट्स वहाँ पे बढ़ें। और हम लोग हम जो इंडिया के, भारत के जो इंटरेस्ट में है, हम वो चीज़ें वहाँ से इम्पोर्ट करें। और वहाँ पे फार्मास्यूटिकल, हेल्थ केयर वगैरह में भी बहुत इंटरेस्ट है। IT सेंटर एक सेटअप हुआ है वहाँ पे इंडिया द्वारा। तो ये बहुत, और वो चाहते हैं कि इनोवेशन और जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं, उससे भी वो भारत के साथ कोलैबोरेट करें। और भारत ने बिल्कुल उसको रिस्पॉन्ड किया है। और जब ऐसे जैसे मैंने कहा, टॉप लेवल के जब विजिट होता है, एक ये स्पेशल मैसेज जाता है कि हाँ, आप भी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि अफ्रीका के 54 कंट्रीज हैं। बहुत सालों तक थोड़ा सा हमारी तरफ से इम्पोर्टेंस था, बट उतना विजिट के लिए इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता था फॉर डिफरेंट रीजन, क्योंकि हमारी भी अपनी ग्रोथ चैलेंजेस, डेवलपमेंट चैलेंजेस थी। और मुश्किल वाले नेबरहुड एरिया हो गया, दूसरे अदर कंट्रीज के साथ जिनके हम चाहते थे कि इसमें और रिलेशनशिप्स को बढ़ाया जाए, तो हम उनके ऊपर फोकस कर रहे थे। लेकिन अब बहुत एक अच्छा पहल लिया है सरकार ने फॉर द लास्ट सो मेनी इयर्स। अफ्रीका का फोकस बढ़ गया है, बहुत सारी विजिट्स हो रही हैं। और अफ्रीका इंडिया फोरम समिट जो होता है, अगर वो फिर से अगला की बात हो रही है, अगला जब होता है, तो उम्मीद है कि ये जो नामीबिया के साथ भी और अफ्रीका के साथ भी ओवरऑल भारत के जो रिश्ते हैं वो और मजबूत होंगे और सक्षम। जी, एम्बेसडर मंजू, क्या आप इस बात से सहमत हैं कि टेक्नोलॉजी शेयर को लेकर भारत और विकसित देशों के बीच में, भारत तो नहीं उसमें शामिल है, लेकिन विकसित देशों को एक हिचकिचाहट रहती है हमेशा से टेक्नोलॉजी शेयर को लेकर, लेकिन भारत जैसे जैसे तकनीकी क्षेत्र में मजबूत हुआ है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में मजबूत हुआ है, भारत का रुख खासकर विकासशील देशों के लिए बिल्कुल अलग रहा है। अपने तमाम मंचों से भारत ने इस बात को कहा है। G20 उसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जहां अफ्रीकन यूनियन को शामिल करने के साथ ही ग्लोबल साउथ की आवाज़ को और ग्लोबल साउथ की आवाज़ को और बुलंद करते हुए भारत ने कहा कि भारत का डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर अन्य देशों के लिए मदद की तरह से काम आएगा। तो भारत ने एक तरह से एक प्रस्ताव रखा। तो इस बदले हुए भारत के रुख को, और जब हम तुलना करते हैं अन्य देशों के साथ, क्योंकि भारत ने भी बड़ा संघर्ष करा है टेक्नोलॉजी शेयर को लेकर, बड़ी शर्तों का सामना किया है। बिल्कुल, विकसित देश तो बिल्कुल बहुत मुश्किल से अपनी टेक्नोलॉजी शेयर करते हैं, और जो करते भी हैं, मान लीजिए कोई भी उनका इनोवेशन है या जो इंडिया में चीज़ दे रहे हैं, उसमें से कुछ तो होल्ड बैक कर लेते हैं। वो कहते हैं हम फुल ट्रांसफ़र कर रहे हैं, लेकिन नहीं करते। लेकिन इसी को देखते हुए भारत ने डिसाइड किया कि डेवलपिंग वर्ल्ड के लिए, ग्लोबल साउथ के लिए, हमारे जितना टेक्नोलॉजी जो हमारे पास है, हमारा डेवलप्ड है, हम बिल्कुल शेयर करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि सब लोग इकट्ठा प्रगति करें और डेवलप करें। आई थिंक ये हमारा शुरू से यही रवैया रहा है, और आजकल तो बहुत ज़्यादा हम उस पर एम्फेसिस दे रहे हैं। जैसे UPI को देखिए, हमने शेयर कर रहे हैं सब कंट्रीज़ के साथ, ताकि उनको भी उसका फ़ायदा मिले और सीमलेस ट्रांसफर्स हो। फिनटेक में भी और UPI में भी हम लोग बहुत सहयोग कर रहे हैं, अलग अलग कंट्री जहाँ भी इंटरेस्ट है। और साथ में अफ्रीका में भी मैंने देखा था कि उनका भी एक एस्पिरेशन है कि हम इंडिया का जैसे डेवलपमेंट जर्नी रहा है, उससे हम सीखें और हम उससे हम वही चीज़ें करें, और कैसे बेस्ट है फॉर अस वो इंडिया से हम सीखें। तो ये हम देखते थे, वो कहते हैं हम एडमायर करते हैं इंडिया की डेवलपमेंट जर्नी, और हम उससे हम कैसे अडेप्ट कर सकते हैं अपने डेवलपमेंट जर्नी को, और कैसे हम उससे सीख सकते हैं। वो बहुत एक एस्पिरेशन है वहाँ पे। आई थिंक हमने उनका बिल्कुल एस्पिरेशन को हमने रिस्पॉन्ड किया है इंडिया ने। और हम विकसित देश तो हमें पता है इंडिया का क्या एक्सपीरियंस है, अब जाके थोड़ा सा और करने को तैयार हैं। तो इसलिए मेरा मानना है कि हमने ये भी प्रपोज किया अफ्रीकन कंट्रीज के साथ को डेवलपमेंट जॉइंट वेंचर्स अगर होंगे तो उसमें और अच्छा होगा, विन विन सिचुएशन दोनों साइड्स के लिए होगी। और खासकर जिस किस्म की टेक्नोलॉजी जो भी हमारे पास है, जो हम वेरी ऑफन अपने आप हमने डेवलप की है, तो वो हम शेयर करने को तैयार हैं और हम कर भी रहे हैं जी। डिफेंस में भी और हर एक फील्ड में हम लोग, स्पेस में भी हम चाह रहे हैं कि कोलैबोरेशन हो और हम जितना शेयर कर सकते हैं
ताकि सब लोग का इकट्ठा एक टुगेदर एक विकास हो। प्रोफेसर अजय, डिफेंस के क्षेत्र में किस तरह के कोलैबोरेशन की संभावनाएं दिखाई देती हैं भारत और नामीबिया में? डिफेंस के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा तो ट्रेनिंग की एक अपॉर्चुनिटीज हैं। वहाँ की डिफेंस फोर्सेज को ट्रेन करने में भारत सहयोग दे सकता है। अफ्रीका के बहुत सारे बड़े बड़े देशों के, चाहे नाइजीरिया हो या और भी सारे देश हैं, जिस घाना हो, भारत ने काफ़ी हद तक वहाँ के फोर्सेज को ट्रेनिंग देने में सहयोग किया है। दूसरा, जो उनके लिए अभी भारत जिन नए हथियारों को बना रहा है वो बहुत ही रगेड और हमारे बहुत ही कम दामों में उपलब्ध हैं, जो और बहुत ही कामगार हथियार हैं वो, तो उनको भी नामीबिया में हम बेचने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि उनको अपने डिफेंस के लिए भी चाहिए। उनके अगल बगल में भी जो नेबर हैं वो काफ़ी पावरफुल कंट्री हैं, साउथ अफ्रीका, अंगोला, तो भले ही उनसे कन्फ्लिक्टिंग पोजीशन नहीं हो, लेकिन नेबर के तो अपने इशूज रहते हैं। मैरीटाइम का इसको भी बहुत बड़ा कोस्ट है और इंडियन ओशन और पैसिफिक दोनों पे, अटलांटिक दोनों पे है, तो इसको ये चाहिए कि मैरीटाइम एरिया में भी भारत से सहयोग ले सकता है, चाहे वो कोस्ट गार्ड की हो या और भी तरह की जो सहयोग की ज़रूरत है। तो भारत इन सब एरियाज में ट्रेनिंग में, नए हथियार के लिए और मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए जो चाहिए उसके लिए सहयोग कर सकता है। जी, एम्बेसडर मंजू, जब हम भारत और नामीबिया के संबंधों में उन नए क्षेत्रों की बात करते हैं तो शिक्षा और स्वास्थ्य दो ऐसे बड़े क्षेत्र हैं जिसमें अपार संभावनाएं हैं और सहयोग की ज़रूरत है। नामीबिया एक ऐसा देश है जिसे एक बड़े सहयोग की और खासकर टेक्नोलॉजिकल एक तरह से सहयोग की ज़रूरत है। ऐसे में भारत में आयुष्मान भारत एक डिजिटल डिलीवरी मॉडल है। क्या आपको लगता है कि आभा कार्ड जैसे तरह की जो तमाम जो हमारे एक तरह से प्रयोग रहे हैं और सफल प्रयोग रहे हैं, वो नामीबिया जैसे देशों के लिए एक बड़ी उपलब्धि हो सकते हैं? बिल्कुल, और जैसे मैंने कहा, वो अडेप्ट भी करना चाहते हैं, अडॉप्ट भी करना चाहते हैं, तो वो दोनों साइड्स को देखना होगा, नामीबिया को देखना होगा कि कितना उनको फुल्ली वैसे के वैसे अडॉप्ट करेंगे, उसको अडेप्ट करके अपने लिए इस्तेमाल करेंगे। बिल्कुल, वहाँ पे उनको तो बहुत चाहते हैं कि जो हेल्थ केयर सेक्टर में हमने जो हमारी जो तरक्की हुई है, और हर एक जगह डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में तो बात हो ही गई है, और साथ में जो न्यू टेक्नोलॉजीज आ रही हैं हेल्थ केयर में भी, हमारे बहुत हम देखते हैं अफ्रीका से बहुत लोग इंडिया आते हैं ट्रीटमेंट वगैरह के लिए, और हमने जब कोविड हुआ था तो उनको वैक्सीन्स भी दी थी, तो इसकी भी बात की जा रही है कि वैक्सीन फैसिलिटीज़, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हों, जॉइंट वेंचर्स हों, वो भी वहाँ अफ्रीकन कंट्रीज़ में स्थापित की जाए। तो साथ में हम देख रहे हैं कि जो हाई टेक्नोलॉजी अडेप्टेशन हो रही है इंडिया में हेल्थ केयर सेक्टर में, और जो हम कोशिश कर रहे हैं कि हर एक के पास हेल्थ केयर पहुँचे, तो ये दोनों चीज़ें हैं, एक हाईटेक है और एक जो वाइड स्प्रेड उसका जो अवेलेबिलिटी है उसकी तरफ जो हमारा जो तरक्की हुई है उसमें जो डेवलपमेंट हुआ है, जरूर नामीबिया हमसे कोलैबोरेट करना चाहेगा, कोऑपरेट करना चाहेगा, ताकि वो भी वहाँ पे अपने देश में भी उसको लागू कर सके, अडेप्ट करके, मे बी नॉट एग्जैक्टली आइडेंटिकल वे बट इन अ सिमिलर मैनर। और बिल्कुल वो मुझे उम्मीद है और मुझे लगता है कि उन्होंने इंटरेस्ट भी दिखाया होगा, क्योंकि मोस्ट अफ्रीकन कंट्रीज बोलते हैं कि हमें आप दिखाइए, हमें बताइए हम कैसे इनको अपने देश में भी हम लागू कर सकते हैं। और साथ में एजुकेशन सेक्टर और में भी हमने देखा है कि वो वहाँ पे भी इंडिया का जो एक्सपीरियंस है, जो आपको पता है IIT इस्टेब्लिश हुआ था, लेकिन तंजानिया में कहाँ पे हुआ था, फॉरगेटिंग ना, तो वहाँ पे हुआ था, तो इट वाज वेलकम। बहुत खुश होते हैं वो कि हाई एजुकेशन की इंस्टीट्यूशंस वहाँ आ रही हैं। साथ में हॉस्पिटल्स के, जैसे अपोलो हॉस्पिटल ने सेटअप किया है मॉरिशस में, और एक दो और जगह बात हो रही थी करने की, तो वो बहुत इसको चाहते हैं कि जो फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पे ना आना पड़े हमको इंडिया, एटलीस्ट गुड केयर, हेल्थ केयर वहाँ पे मिले, और टेस्टिंग फैसिलिटीज़, लैब टेस्टिंग फैसिलिटीज़ का भी बहुत मांग है। तो हर एक जो हमारे पास ऑलरेडी स्ट्रेंथ्स हैं उससे वो सीखना चाहते हैं और वहाँ पे भी इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। जी,
एम्बेसडर मंजू और प्रोफेसर अजय, आप हमारे साथ बने रहिएगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद लौटते हैं, उस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सर बेरी पुलाव ट्राई करो, मस्त है। कैसा है? अरे उसको काहे को घूरता है? टिप्स इग्नोर करने का, अपना दिमाग लगाकर ऑर्डर देने का। मार्केट का स्टॉक टिप्स बहुत लोग देता है, डेंजरस हो सकता है। कंपनी और रिस्क पूरा समझने का, फिर इन्वेस्ट करने का। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। प्रधानमंत्री की नामीबिया यात्रा पर ये चर्चा है। प्रधानमंत्री इस समय नामीबिया की यात्रा पर हैं, जहां आपसे थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति नेटुम्बा के बीच में द्विपक्षीय वार्ता होनी है। उससे पहले तमाम ऐसे मसलों पर चर्चा हो रही है जो सहयोग के दायरे में शामिल हो सकते हैं और कुछ नए क्षेत्रों, कुछ नए आयाम जोड़े जा सकते हैं दोनों देशों के संबंधों के साथ। हमारे साथ दो मेहमान जुड़े हुए हैं। एम्बेसडर मंजू हमारे साथ बनी हुई है, प्रोफेसर अजय कुमार दुबे हमारे साथ बने हुए हैं। प्रोफेसर अजय कुमार दुबे, हम जानते हैं क्रिटिकल मिनरल को लेकर जिस तरह के सहयोग पर लगातार भारत और नामीबिया के बीच में बातचीत हो रही है, उसमें उम्मीद की जा रही है कि इस यात्रा के दौरान कुछ सहमति हो सकती है। इस यात्रा से पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नामीबिया यात्रा को लेकर विश्लेषकों, विशेषज्ञों और दुनिया की नज़रें इस पर है कि जिस क्रिटिकल मिनरल पर एक तरह से चाइना का एकाधिकार है, उस एकाधिकार को तोड़ने की क्या रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है, या भारत अपनी रक्षा सुरक्षा ज़रूरतों के लिहाज से अपने तमाम एक तरह से विकसित भारत की दिशा में जब आगे बढ़ने की बात कर रहा है, तो उस दिशा में सिर्फ भारत और नामीबिया के संबंधों की दिशा में इस यात्रा को देखा जाए? यस, भारत चाइना के वर्चस्व को ख़त्म करने का कोई बीरा नहीं उठा रखा है। वहाँ पे बहुत सारे जो पश्चिम के देश हैं, बड़े बड़े देश हैं, वो उनकी कॉल है, वो उनको हैंडल करेंगे। हम तो ये मानते हैं कि चाइना के वजह से जो क्रिटिकल मिनरल की सप्लाई है इंडिया को, उस पे खतरा है, उस पे रोक है, और उसमें क्रिटिकल मिनरल की जो ज़रूरत है इंडिया की, वो बढ़ती जा रही है। ऐसे सिचुएशन में भारत को उन देशों के साथ जिसके साथ इसके मैत्रिक संबंध हैं, उनके साथ अपने संबंध को इस एरियाज में और मजबूत करने होंगे, फोकस करने होंगे। नामीबिया, साउथ अफ्रीका, कॉन्गो, ये सब ऐसे राष्ट्र हैं जहाँ पे क्रिटिकल मिनरल्स की काफ़ी उपलब्धि है, और भारत को नामीबिया के साथ अगर इन एरियाज में अच्छे कोऑपरेशन होते हैं, सहयोग मिलते हैं, तो भारत की जो अपनी जो बढ़ती हुई ज़रूरत है क्रिटिकल मिनरल को, जिसकी सप्लाई कम होती जा रही है सप्लाई चेन में, जिस पे चाइना का और भी जो विकसित देश हैं जैसे यूएसए का, वो उनकी पकड़ बढ़ती जा रही है, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होने जा रहा है। तो उसमें भारत के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा कि इसकी नामीबिया में इन क्रिटिकल मिनरल्स में एक पहुंच हो और इसकी सप्लाई लाइन बनी रहे और इसको फ्रीली अवेलेबल हो। जी, एम्बेसडर मंजू, खासकर क्रिटिकल मिनरल्स की अगर बात करें, ये खनिज ग्रीन इकोनॉमी के लिए भारत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम जानते हैं कि अत्याधुनिक तकनीक में इस्तेमाल होता है, यानी हर किसी चीज़ में, स्मार्टफोन, लैपटॉप, इलेक्ट्रिकल व्हीकल है और तमाम चीज़ों में इसका इस्तेमाल है। लेकिन सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस, रिसोर्स नेशनलिज्म, इन तमाम चीज़ों के दायरे में देखते हुए किसके पास क्रिटिकल मिनरल्स की पहुंच है, ये उसकी ग्लोबल ताकत को भी दर्शा रहा है। क्या इस तरह का एक माहौल पूरा इस समय विश्व में बन गया है? बिल्कुल, सब अपना अब देख ही रहे हैं। यूएस ने कैसे, पहले चीन ने रोक दिया सब सप्लाईज, इंडिया को तो रोक ही दिया उन्होंने, उस पर कर्व्स लगा दिए, और यूएस ने कैसे, दोनों ने आपस में, चीन और यूएस ने एक दूसरे को कैसे एक
थ्रेटन करके कहिए या जैसे भी करके बुली करके कहिए, अपना दोनों ने अपना अपना इंटरेस्ट देख लिया है। लेकिन चीन ने बिल्कुल जो कंट्रोल करता है 80% से ज़्यादा क्रिटिकल मिनरल्स और ये जो एलिमेंट्स हैं जो बहुत ज़रूरी हैं आज के लिए, क्लीन एनर्जी के लिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए, चिप्स बनाने के लिए, और हर एक AI में महान एडवांस हासिल करने के लिए, हर एक चीज़ में इनका बहुत क्रिटिकल मिनरल्स की बहुत एक भूमिका है। और उसका सप्लाई होना, जैसे इंडिया एस्पायर कर रहा है कि हम एक विकसित देश बने और हम अपना इनोवेशन और डेवलपमेंट इन लेटेस्ट इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में एक सर्टेन लेवल बनाएं, ये सब मिनरल्स के बिना, क्रिटिकल मिनरल्स के बिना नहीं हो पाएगा। और इसकी सप्लाई अगर रुकती है, और जैसे चीन ने रोक लगा दी है इस वक्त, तो हमारे सप्लाईज ख़त्म हो रहे हैं, तो हमें बिल्कुल अल्टरनेटिव सप्लाई सोर्सेज बिल्कुल ढूंढने पड़ेंगे और फाइनलाइज करने पड़ेंगे, ताकि हमारी जो सप्लाई चेन है वो इससे प्रभावित ना हो, चीन के ऊपर हम निर्भर ना रहे। वैसे भी हम चीन के ऊपर बहुत चीज़ों के लिए निर्भर हैं, तो हमें बिल्कुल स्लोली भी हमें मूव करना होगा, मूव अवे करना पड़ेगा फ्रॉम अ सिंगल सोर्स। और अपने हर एक जगह, जैसे हमने अभी पिछले जब ब्राज़ीलिया में और अर्जेंटीना में और सब और जगह जो जहाँ गए हैं प्रधानमंत्री, हर एक जगह एक इस पे भी एक फोकस रहा है लिथियम इंपोर्ट्स के लिए फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो एक ये बहुत एक ज़रूरी हो गया है टू हैव सप्लाई ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स अनहिंडर्ड, मतलब बिल्कुल बिना रोक के इनकी बहुत ज़रूरत हो गई है। और साथ ही में हम देख रहे हैं कि किसी के देश के जो क्या कहते हैं थ्रेट में या किसी के दबाव में हमें नहीं आना चाहिए, और उनके वी शुड बी हेल्ड एट मर्सी, उनकी मर्सी पे कि उनका मन आएगा तो देंगे, मन नहीं आएगा तो नहीं देंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए कि हम इंश्योर करें कि ये सप्लाईज जो हैं हमारे बिना रोक टोक के हमारे पास रेगुलरली आते जाएं, ताकि हमारा जो विकास है, जो ट्रांजिशन। जी एम्बेसडर मंजू, इस चर्चा को हम जारी रखेंगे। एम्बेसडर मंजू, वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे तो जानेंगे कि किस तरह से 27 साल के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री का ये नामीबिया का दौरा है। कई बड़े महत्वपूर्ण एक तरह से मसले हैं जिनके समाधान के तौर पर उन क्षेत्रों में एक बड़े समझौते होने की उम्मीद की जा रही है। साथ ही साथ 27 साल का अंतराल भले ही है, लेकिन कोविड का एक दौर ऐसा रहा जिसमें भारत ने एक बड़ा सहयोग नामीबिया को किया है। तो किस तरह से सहयोगात्मक रुख के साथ 27 साल के इस अंतराल के बावजूद भारत और नामीबिया के संबंध एक नए आयाम पर पहुंचने जा रहे हैं, इस पर होगी चर्चा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। वाह यार, क्या सही हुआ, मेरा भी मन करता है कुछ करने का। मन करता है तो करो, घर की चीजों से टाइम ही नहीं मिलता, और हूँ सिर्फ 10वीं पास। आप LIC की बीमा सखी योजना के साथ जुड़ सकती हो। मैं LIC एजेंट बन सकती हूँ? पूरी ट्रेनिंग भी मिलेगी, मंथली स्टाइपेंड भी मिलेगा। स्टाइपेंड भी? ऊपर से कमीशन अलग। LIC बीमा सखी योजना से जुड़ने के लिए अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। LIC बीमा सखी योजना, अपनी शुरुआत अपने हिसाब से। हरदम तैयार है, बिल्कुल तैयार है, हरदम तैयार है, बिल्कुल तैयार है, जी जाने से तैयार है, इसीलिए तो हम लहरों के पहरेदार हैं। जय भारती, जय भारती, हम है नौसेना, हम है भारत के सारथी। जय भारती, जय भारती, हम है नौसेना, हम है भारत के सारथी, सारथी, सारथी। और एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नामीबिया यात्रा को लेकर लगातार चर्चा जारी है। हम जानते हैं कि कोविड महामारी के दौर और उसके बाद रूस यूक्रेन के युद्ध ने
दुनिया को दो हिस्सों में कर दिया। जब दुनिया दो हिस्सों में दिखाई दी तो उसका एक बड़ा असर दिखाई दिया जो सप्लाई चेन्स पे पड़ा है, और एक खाद्य संकट का जो एक दौर एक तरह से गुजरा है दुनिया के अलग अलग हिस्सों में। ऐसे में भारत किस तरह से इस बदले वर्ल्ड ऑर्डर में, चाहे वो अफ्रीकन देश हो, अफ्रीका के कई ऐसे देश हो या फिर ग्लोबल साउथ के देश हो, उनको लेकर भारत अपनी पूरी बदली हुई रणनीति के साथ कैसे आगे बढ़ रहा है, और उसमें नामीबिया की प्रधानमंत्री की यात्रा कितना बड़ा अहम एक तरह से रोल अदा करने जा रही है, इसी पर हो रही है चर्चा। हमारे साथ दो मेहमान बने हुए हैं। प्रोफेसर अजय कुमार दुबे हमारे साथ बने हुए हैं। प्रोफेसर अजय, आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि एक लंबा दौर गुजरा है जहां दुनिया दो हिस्सों में बटी दिखाई दी है। आज भी राष्ट्रपति ट्रंप के टैरिफ वॉर के एक तरह से तमाम घोषणाएं आ रही हैं। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान भी उन्होंने एक तरह से एक अपने अंदाज में कुछ ऐलान कर दिए। उसके किस तरह के असर आने वाले समय में होंगे वो तो देखना होगा, लेकिन ये संकेत बड़े दे रहा है वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं के लिए, सप्लाई चेन के लिए, और ऐसे में भारत एक नए विकल्प के तौर पे क्या उभरता हुआ दिखता है आपको? बिल्कुल, जो हेजेमोनिक पावर्स हैं अभी जो आप देख रहे हैं एक तरफा ड्यूटी लगाने के लिए और डिक्टेट करने के लिए, और जिस तरह की अर्थव्यवस्था की तरफ हम बढ़ रहे हैं, उसके साथ साथ जो पूरे ग्लोबल गवर्नेंस की जो मैकेनिज्म है, विश्व को चलाने की जो मैकेनिज्म है, जो यूनाइटेड नेशन की, संयुक्त राष्ट्र की जो प्रणाली है, वो सब कितने आउटडेटेड हैं। चूँकि जितने हुए विकसित जो भी इमर्जिंग कंट्रीज हैं, जो ग्लोबल साउथ के कंट्रीज हैं, जो उनके पास इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, इतने संसाधन हैं, उसका कहीं पे भी प्रतिनिधित्व नहीं होता। तो ये जो चैलेंज है उसको मीट करने के लिए, चाहे वो सिक्योरिटी काउंसिल को रिस्ट्रक्चरिंग का हो, चाहे वर्ल्ड बैंक IMF को रिस्ट्रक्चरिंग का हो, या ग्लोबल सप्लाई चेन में ऑर्डर लाने का हो, या WTO के इंस्टीट्यूशन को इंटैक्ट रखने का हो, सबके लिए ये भारत जो पहल कर रहा है उस दिशा में है। और नामीबिया के साथ बायलैटरल जो कम्प्लीमेंटारिटी है उसको यूटिलाइज करने के अलावा भी भारत नामीबिया को एक ऐसे देश के रूप में देखता है जो पूरे विश्व की जो रिस्ट्रक्चरिंग होती है, जिसमें ग्लोबल गवर्नेंस इंस्टीट्यूशंस को, ग्लोबल साउथ के वॉइस को आगे ले जाने की जो टास्क है इन लोगों का, वो भारत और नामीबिया और अफ्रीका के देश एक साथ मिलकर कैसे आगे बढ़ाएं। जी, एम्बेसडर मंजू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत नामीबिया के संबंधों के साथ ही किस तरह से ग्लोबल साउथ को, अफ्रीकन यूनियन को और विकासशील देशों को एक बड़ा संदेश दे रहे हैं? बिल्कुल एक क्लियर संदेश है कि ये मौका है, क्योंकि जैसे वैश्विक पूरा जियोपॉलिटिकल सिचुएशन जो बदलता जा रहा है, और जैसे आपने कहा एक तरफा एक्शंस लिए जा रहे हैं कंट्रीज़ के द्वारा, तो इसमें ये जो विजिट है और एक ये जो ग्लोबल साउथ की हम और स्ट्रेंथन करना चाहते हैं, और एक आवाज़ के साथ अपने सारे जो अपने कंसर्न्स हैं हम अगर इकट्ठा करके टैकल करेंगे तो एक ये क्लियर संदेश है नामीबिया को के विजिट के साथ भी और इन जनरल कि अगर हम लोग इकट्ठा होके सारे अपने मिल के अपने जो एक तो डेवलपमेंट करेंगे, मिलजुल के करेंगे, और एक आवाज़ में उठाएंगे जो ये इस वक्त चल रहा है उसको चैलेंज तो नहीं कर सकते डायरेक्टली, पर उसके अगेंस्ट एटलीस्ट एक अपनी व्यूज़, और जैसे हमने कहा पहलगाम के दौरान कि सबने हमें कि पाकिस्तान को ना भी करो, कंडेम करो टेररिज्म को, उसमें भी एक आवाज़ नहीं थी। ग्लोबल साउथ में भी कुछ कंट्रीज थे जो नहीं कर पाए डिफरेंट रीजंस के लिए। तो ये ज़रूरी है कि जब हम ग्लोबल साउथ की बात कर रहे हैं और ये नामीबिया की विजिट इन पर्टिकुलर, हम बिल्कुल चाहेंगे, भारत बिल्कुल चाहेगा कि सब इकट्ठा होके एक ये यूनिफाइंग मैसेज जा रहा है कि भारत सबके साथ मिल के चलना चाहता है, सबको ऊपर विकास सबका इकट्ठा करना चाहता है, ताकि आगे चल के जो ग्लोबल प्रेशर्स हैं और जो वैश्विक ताकतें हैं, जो बड़ी ताकतें हैं, वो अपनी मन मर्जी ना कर पाए। तो इस वक्त वो डिक्टेट करने की पोजीशन में है, तो उसको डायरेक्टली चैलेंज ना करके एकजुट होके अगर हम उसको आवाज़ अपनी आगे रखेंगे, कंसर्न्स आगे रखेंगे, तो जैसे G20 में हुआ भी था
काफ़ी चीज़ों में एक्शन भी लिया गया अकॉर्डिंग टू जो हमने G20 में अफ्रीकन यूनियन और इंडिया ने जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के रिफॉर्म्स की बात जो की और कुछ चीज़ें जो थी मानी गई थी उसमें, तो इस किस्म से इकट्ठा होकर अगर हम बात करेंगे तो वो सुनी जाएगी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ तो हम बने, बट यूनिफाई भी करें सारे कंट्रीज ऑफ द ग्लोबल साउथ। जी हाँ, बिल्कुल। भारत का मिशन नमीबिया अगर हम माने तो भारत की ऊर्जा सुरक्षा है, इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए लिथियम है, परमाणु ऊर्जा के लिए यूरेनियम है और डायमंड इंडस्ट्री में एक तरह से डायरेक्ट कॉरिडोर स्थापित करने के लिए, कि ये 4-5 ऐसे बड़े मसले हैं जो नमीबिया और भारत के सहयोग को और ज़्यादा बढ़ाएंगे आने वाले समय में। और देखना दिलचस्प हो गया क्या इन क्षेत्रों से इतर या इन क्षेत्रों में बेहद महत्वपूर्ण समझौते होने जा रहे हैं। द्विपक्षीय वार्ता दोनों ही नेताओं के बीच हो गई है, प्रतिनिधि स्तर की वार्ता इस समय जारी है और इसके बाद समझौतों की बारी होगी जब हमारे सामने आएंगे कि दोनों देशों के बीच कौन से अहम समझौते हुए हैं। आप दोनों ही मेहमानों का, एम्बेसडर मंजू और प्रोफेसर अजय कुमार दुबे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद भारत नमीबिया संबंधों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए। और इस कार्यक्रम में बस इतना ही, मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।